प्लीज माइक बंद कर दो अपना। सिद्धू मूसेवाला बंद करो यार। सिद्धू मूसेवाला फिर आ गया। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? यस सर। कर रहा हूँ। ध्यान से देखना। सबसे पहले पूछ रहा हूँ कि कल लास्ट के 40 मिनट तक मैं नहीं पढ़ा पाया था बाहर के डिस्टरबेंस के कारण, तो उसके लिए मैंने 40 मिनट्स का वीडियो भेजा था। सभी ने कंप्लीट कर लिया? नो सर। यस सर कंप्लीट। ठीक है ना यार, थोड़ा सा सिंसियरिटी रखना। मतलब तुम कोई पहली दूसरी के बच्चे नहीं हो। मतलब एक भी क्लास का लॉस हम भुगत नहीं सकते, ठीक है? तो
वो भेजा था मेरे ख्याल से सभी ने ढंग से उसको कंप्लीट कर लिया होगा, मतलब सुन करके समझ करके नोट भी कर लिया होगा। उसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? प्लीज रिप्लाई करो। नो सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? ये सर उसमें सबसे हाँ यस सर। नो सर। डर था। ये तो उसमें सबसे मेन चीज मैंने ये बताई थी यार कि प्लस क्यू के चारों ओर कोई स्फेरिकल सरफेस ढके तब तो फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया था, लेकिन प्लस क्यू के चारों ओर कोई और टाइप की क्लोज सरफेस ढके तब भी उतनी फील्ड लाइन निकलेंगी क्या? कम हो जाएंगी क्या? सरफेस चेंज करने से क्या फील्ड लाइन कम हो जाएंगी क्या? नहीं होगी। तो उसके चारों ओर कोई और शेप की क्लोज सरफेस ढके तब भी उतनी फील्ड लाइन निकलेंगी, तो उतना ही फ्लक्स निकलेगा, है ना? तो बस स्फेरिकल सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो कोई और बंद डब्बा ढके तब भी फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा। ठीक है, तो इंडियन डेफिनेशन को बहुत कोस रहे थे, लेकिन इंडियन डेफिनेशन ही अपने इस क्वेश्चन में काम में आई। सही है ना? तो ये मैंने बता दिया था, इसको गॉस थ्योरम को बोलते हैं। सर पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होगा सरफेस पे, वो तो जरूरी नहीं है ना। हेलो सॉरी बच्चों, बाहर से कहाँ चले गए? डिस्टर्बेंस था। अब तो आ रही है ना आवाज? फायरिंग हो रही ठीक है, तो एक गॉस थ्योरम हमने पढ़ ली थी। ठीक है, ये तो एक बार उसके रिजल्ट बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये पिछली क्लास में हमने फ्लक्स निकालने के कैसे लिए थे और सबसे लास्ट में गॉस थ्योरम पढ़ी थी, और मैंने तुमको चमका कर बताया था कि गॉस थ्योरम से हम केवल क्लोज सरफेस या बंद डब्बे से निकलने वाला फ्लक्स ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस जस्ट मैं गॉस थ्योरम का रिजल्ट ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि कोई भी बंद डब्बा है, मतलब कोई भी क्लोज सरफेस है। फिर से याद दिला रहा हूँ कि इसमें जो बार बार सरफेस शब्द का यूज होता है ना, वो कोई कपड़े की, कागज की या किसी मेटल की सरफेस होनी जरूरी नहीं, वो एक इमेजनरी सरफेस होती है। ठीक है, तो एक मान लेते हैं कि कोई भी ऐसी क्लोज सरफेस है, तो बंद डब्बा है, इधर बहुत सारे चार्ज रखे हैं। कुछ चार्ज सरफेस के अंदर भी हो सकते हैं और कुछ चार्ज सरफेस के बाहर भी हो सकते हैं। और बताओ चार्ज रखे होंगे तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, और बता इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्लोज सरफेस को काटेगा भी। सही सही है ना? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्लोज सरफेस को काटेगा भी। सही, तो क्लोज सरफेस पर, क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकलेगा। और मैंने तुमको क्लियरली बताया था कि गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी बंद डब्बे या किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। याद है ना? तो बताया था कि गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, जहां क्यू इन केवल इस सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज, सरफेस के बाहर अगर कोई चार्ज हो तो उसका फ्लक्स में नेट कंट्रीब्यूशन जीरो होता है। है ना? जीरो क्यों होता है उसको लॉजिकली भी जस्टिफाई किया था, है ना? तो चलो इस बार मान लेते हैं कि कोई चार्ज सरफेस के बाहर है, तो हम क्या करते हैं कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की फील्ड लाइंस नहीं देखते हैं, केवल जो बाहर वाला चार्ज है उसी की फील्ड लाइन देखते हैं। पाप तो नहीं है ना यार? वही, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं, केवल जो बाहर वाला चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखते हैं। तो होता है जो बाहर वाला चार्ज होगा उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दूर भगाने वाला होगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो बाहर वाला चार्ज है उसकी तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस में एंटर कर रही है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से बाहर निकल रही है, इसलिए इसका नेट कंट्रीब्यूशन जीरो होगा। सही बोला ना? सर वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट क्यों कर देते हैं? यार क्या करे, मैंने कल ही बताया था कि बताओ इस बार खुली नहीं, क्लोज सरफेस है, और क्लोज सरफेस में फ्लक्स का साइन कन्वेंशन ही होता है कि एंटर करने वाले फ्लक्स को पॉजिटिव और निकलने, क्या बोला है ना, निकलने वाले फ्लक्स को पॉजिटिव और एंटर करने वाले को नेगेटिव। तो तुम बताओ कि अगर कोई बाहर कोई चार्ज है ना, कोई बाहर चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी होंगी। तो बताओ बाहर वाला जो चार्ज है उसकी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस में एंटर भी की है और दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली भी है। तो होता जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली है उसको हम +2 बोलेंगे और दो एंटर की है उसको -2। तो नेट कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? क्लास में चमका कर बताया था। सर वो साइन बाहर वाले कन्वेंशन, हेलो क्या? तो साइन सर। कन्वेंशन हमने खुद से लिया है ऐसे रैंडमली या फिर इसका कोई रीजन है? किसका? साइन कन्वेंशन जो हमने यार ये दुखी करने की चीजें पूछ रहे हो मतलब? कल क्लास में मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया था ये चीज, साइन कन्वेंशन क्यों लिया गया है। पता नहीं क्या करते हैं तुम लोग।
ये जो रिकॉर्डेड वीडियो था उसमें क्लियरली, एक बार सुन लेना फिर भी, ये रिकॉर्डेड वीडियो में मैंने क्लियरली बताया था कि बताओ किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर प्रेजेंट चार्ज पॉजिटिव हो, ध्यान से सुना, तो किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज पॉजिटिव हो तो तुम बताओ कि क्यू इन पॉजिटिव होगा तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नेट फ्लक्स भी पॉजिटिव होगा, शक तो नहीं है? नो सर। तो किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज पॉजिटिव हो तो क्यू इन पॉजिटिव होगा तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नेट फ्लक्स भी पॉजिटिव होगा। और तुम बताओ कि अंदर अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज और दूर भगाने वाला होगा, अंदर चार्ज पॉजिटिव हो तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर भगाने वाली होंगी, मतलब सरफेस से बाहर निकलेंगी। तो तुम बताओ कि इस बार फ्लक्स पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से बाहर निकल रही है, तो इससे हम बोल सकते हैं कि बाहर निकलने वाले फ्लक्स को पॉजिटिव बोलेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भगवान ने ऊपर से भविष्यवाणी की है, कल बताया था ना ये चीज। हेलो, ये बोल सकते हैं कि क्यू इन पॉजिटिव तो नेट फ्लक्स पॉजिटिव, और चार्ज पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भगाने वाला होगा, मतलब फ्लक्स निकल रहा है, मतलब फ्लक्स पॉजिटिव भी और निकल भी रहा है, तो इससे हम बोल सकते हैं कि निकलने वाले फ्लक्स को पॉजिटिव। और ऐसे ही बताओ अंदर चार्ज नेगेटिव हो तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नेट फ्लक्स भी नेगेटिव होगा, और चार्ज नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास बुलाने वाला तो फ्लक्स एंटर करेगा, तो फ्लक्स नेगेटिव भी एंटर भी कर रहा है, इसलिए एंटर करने वाले फ्लक्स को नेगेटिव बोलते हैं। तो सारी चीज क्लियरली तो बताई थी, ठीक है ना, और मैंने लिख भी दिया था उधर क्लियरली। तो अब ये बेवकूफ भर चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये ध्यान रखना कि क्लोज सरफेस के केस में, है ना, मैं बताया था कि क्लोज सरफेस के केस में फ्लक्स का साइन कन्वेंशन यही होता है कि निकलने वाले फ्लक्स को पॉजिटिव लेते हैं और एंटर करने वाले फ्लक्स को नेगेटिव, है ना। उसके बाद ये भी चमका कर बताया था कि निकलने वाले फ्लक्स को पॉजिटिव और एंटर करने वाले फ्लक्स को नेगेटिव, ये कन्वेंशन यूजुअली क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होता है ना। कोई खुली सरफेस हो या प्लेन सरफेस हो उसमें तो न तो निकलने वाला फ्लक्स डिफाइंड होता है, न एंटर करने वाला, उसमें तो डिफाइंड होता है गुजरने वाला फ्लक्स, है ना। कई मूर्ख लोग ये करते हैं यार, प्लेन सरफेस में भी यही लॉजिक लगाते हैं, है ना। अपने इंडिया में बेवकूफों की कमी नहीं है, प्लेन सरफेस में भी यही लॉजिक लगाते हैं कि ऐसे कोई प्लेन सरफेस है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहा है, तो लोग ये बोलते हैं कि इस प्लेन सरफेस में भी जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ही निकल रहा है, तो रिजल्टेंट फॉर जीरो, तो तुमको नंबर भी मिलेंगे जीरो, जीरो तो क्या -1 नंबर मिलेंगे, है ना। तो गलत है, मैंने इसीलिए बताया था कि एंटर करने वाला और निकलने वाला फ्लक्स क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। अगर कोई खुला या कोई प्लेन सरफेस हो तब ना तो निकलने वाला फ्लक्स डिफाइंड होता है ना एंटर करने वाला, केवल गुजरने वाला फ्लक्स डिफाइंड होता है। सही बोला ना? यस सर। तो ये सारी चीजें, हाँ सरफेस एरिया हमेशा 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा। यार मैं क्या बोला था पिछली क्लास में, क्या बताया था, स्फेरिकल सरफेस से फ्लक्स निकालना आसान था, इसलिए हमने चालाकी से स्फेरिकल सरफेस से फ्लक्स निकाल लिया। ये तो लोगों ने दिमाग लगाया है, ये ध्यान रखना है नहीं। एक मिनट सुन लेना, ये ध्यान रखना कि स्फेरिकल सरफेस से फ्लक्स निकालना आसान था, इसलिए लोगों ने चालाकी से स्फेरिकल सरफेस से फ्लक्स निकाल लिया। स्फेरिकल सरफेस से फ्लक्स सिंपली E इंटू टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, सॉल्व करते हैं तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट आता है। और फिर लोगों ने अपनी बुद्धि लगा दी, स्फेरिकल की जगह अगर कोई और सरफेस हो तब भी उतनी फील्ड लाइन निकलेंगी, मतलब उतना ही फ्लक्स निकलेगा। तो चूंकि स्फेरिकल सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो अगर चाहे इसके चारों ओर कोई भी क्लोज सरफेस ढक दें, हर किसी क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट उतना ही होगा। समझ गए ना? हेलो, यस सर। लोगों ने ये चालाकी लगाई यार, स्फेरिकल सरफेस से फ्लक्स निकालना आसान था तो चलो सरफेस के लिए फ्लक्स निकाल लिया, और फिर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाला लॉजिक से हम बोल सकते हैं कि कोई भी सरफेस हो उतनी फील्ड लाइन निकलेंगी तो उतना ही फ्लक्स निकलेगा, हो जाएगा ना। ये सारा मैंने कर दिया था, ये कुछ डाउट पूछे हुए बता दिए। वैसे तो डाउट आने की कोई गुंजाइश नहीं थी, अगर कभी भी हम रिकॉर्डेड वीडियो भेजते हैं तो उसी अकॉर्डिंग बनाते हैं कि कहीं डाउट की कोई गुंजाइश रही नहीं, फिर भी कुछ लोग कम सुनते हैं तो उनको डाउट आ जाते हैं। एनीवे आगे बढ़ रहा हूँ, मैं वहीं से थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो पिछली क्लास में हमने गॉस थ्योरम पढ़ा था, है ना, थोड़ा अटेंशन से देखना। तो पिछली क्लास में गॉस थ्योरम पढ़ा था और मैंने बताया था कि गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी बंद सरफेस या किसी भी बंद डब्बे से निकलने वाला रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, जहां Q इन केवल इस सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज, बाहर वाले चार्ज का फ्लक्स में नेट कंट्रीब्यूशन 0 होता है। ये बताया था, ठीक था। उसके बाद जस्ट रिजल्ट ही बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स अंदर प्रेजेंट चार्ज Q इन पर ही डिपेंड करता है, उसकी पोजीशन पर डिपेंड
नहीं करता है, मतलब क्यू इन इधर हो कहीं भी हो, क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स बिंदास उतना ही होगा। सही बोला ना? यस हेलो? सर। उसके बाद मैंने यही बताया था कि किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन क्लोज सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। सही बोला ना? यस सर। यस सर। सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट और क्लोज सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स को इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बोल सकते हैं, लेकिन ये क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीग्रेशन की इधर गोला लगा दिया, मतलब ये क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन है ना? तो ये सारा बता दिया था। उसके बाद यही बताया था कि फ्लक्स स्केलर होता है ना? मैंने बहुत पहले बताया था कि फ्लक्स स्केलर होता है, मतलब इसकी डायरेक्शन तो नहीं होती है, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, मैंने बताया था कि किसी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला जो फ्लक्स है उसका साइन कन्वेंशन बताया था, पूरा एक्सप्लेन भी किया था, डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ कि क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स स्केलर है, लेकिन प्लस माइनस हो सकता है। तो क्लोज सरफेस के केस में हम निकलने वाले फ्लक्स को पॉजिटिव लेते हैं और एंटर करने वाले फ्लक्स को नेगेटिव लेते हैं। शक तो नहीं है? नो सर। क्लोज सरफेस के केस में निकलने वाले फ्लक्स को पॉजिटिव और एंटर करने वाले फ्लक्स को नेगेटिव लेते हैं। इसके क्वेश्चन भी किए थे, ठीक है, लेकिन एक छोटी चीज में बताना रह गया था यार, वो देखना। तो एक खतरनाक चीज है ना, खतरनाक चीज है, अच्छे ध्यान रखना तुम कि गॉस थ्योरम हम तभी लगा सकते हैं, है ना? ध्यान रखना कि मतलब हमारे इंजीनियरिंग लेवल पे देखें तो गॉस थ्योरम और कूलॉम्स लॉ दोनों भाई भाई है ना? तो अच्छे ध्यान रखना कि गॉस थ्योरम हम तभी लगा सकते हैं जब किसी छोटे से एलिमेंट या छोटे से पार्टिकल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्ट स्क्वायर लॉ का फॉलो करे, मतलब 1/r² पे डिपेंड करे, तभी गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फ्लैशबैक में हम जाते हैं, है ना? थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं तो तुमको याद होगा कि क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालने के लिए हमने ये स्फीयर वाला एग्जांपल लिया था, याद है ना? हेलो, इसी को मैं थोड़ा सा बताया था फटाफट, है ना? थोड़ा सा फ्लैशबैक में थे वही जैसे मान लेते हैं कि प्लस क्यू का कोई पॉइंट चार्ज है जो सेंटर पर है, ध्यान से देखना कि प्लस क्यू का कोई पॉइंट चार्ज है जो सेंटर पर है, और चलो इसके चारों ओर स्मॉल आर रेडियस की हमने कोई स्फेरिकल सरफेस ढक दी है, तो हमको पता है कि प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो रेडियली दूर भगाने वाला होगा। कल पढ़ा था ना कि प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली दूर भगाने वाला होगा, तो ये इस क्लोज स्फेरिकल सरफेस को काटेगा और इनफैक्ट सब जगह परपेंडिकुलर काटेगा। सही है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्लोज सरफेस को काटेगा और सब जगह परपेंडिकुलर काटेगा। बस इस क्लोज सरफेस से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना था वो देखना था हमको। तो बस मैंने क्लियरली बताया था, है ना? कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है ना? तो मैंने क्लियरली बताया था कि बता इस बार स्फेरिकल सरफेस के हर पॉइंट की चार्ज से डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम होगी। और कितनी होगी बताओ? सिंपली kq/r²। और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को परपेंडिकुलर काट रहा है, तुम बताओ कि सरफेस पर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम है और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को परपेंडिकुलर काट रहा है, इसलिए हर एलिमेंट से फ्लक्स, है ना, हर एलिमेंट से फ्लक्स E S उतना ही होगा और सारे फ्लक्स रुपए पैसे के टाइप से जुड़ जाएंगे। तो बताओ इस पूरे स्फेरिकल सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा? बताओ, E/S टोटल। सही है ना? तो बताओ E तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड kq/r² या k को 1/4πε0q/r² लिख सकते हैं, इनटू पूरे स्फेरिकल सरफेस का सरफेस एरिया कितना हो गया? 4πr²। तो इसको सॉल्व किया तो इंटरेस्टिंग चीज है कि r² से r² कैंसिल हो गया। सही बोला ना? हेलो, सॉल्व किया तो 4π से 4π कैंसिल हो गया तो मामूली है, लेकिन सॉल्व किया तो इंटरेस्टिंग चीज है कि r² से r² भी कैंसिल हो गया। तो बस इससे हम बोल सकते हैं कि इसके चारों ओर कोई स्फेरिकल सरफेस ढके तो उससे निकलने वाला फ्लक्स q/ε0। और आगे बुद्धि लगाई थी, है ना? आगे फिर अपने दिमाग लगा दिया कि इसके चारों स्फेरिकल नहीं, अगर कोई और शेप का भी क्लोज सरफेस ढके तब भी उतनी फील्ड लाइन निकलेंगी, मतलब उतना ही फ्लक्स निकलेगा। स्फेरिकल सरफेस है q/ε0, तो कोई और शेप का टाइप का क्लोज सरफेस हो तब भी उससे फ्लक्स q/ε0 निकलता है। और ये जो थ्योरम होती है गॉस थ्योरम बोलते हैं। लेकिन एक मेन चीज ध्यान रखना, मैंने अभी बताया था, एक मेन चीज ध्यान रखना कि गॉस थ्योरम मेन चीज ध्यान रखना कि गॉस थ्योरम तभी वैलिड होती है जब किसी छोटे से एलिमेंट के कारण या छोटे से पार्टिकल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ का फॉलो करे, मतलब
1/r² पे डिपेंड करे ना। तुम खुद बताओ कि इस छोटे से तुम खुद बताओ कि छोटे से पार्टिकल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/r² पे डिपेंड कर रहा था, इसीलिए r² से r² कैंसिल हो गया था और फ्लक्स r पे डिपेंडेंट नहीं आ रहा था। सही बोला ना? Yes, Yes, sir. sir. तुम खुद बताओ कि किसी छोटे से एलिमेंट या छोटे से पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² पे डिपेंड कर रहा था, इसीलिए सॉल्व करने पर r² से r² कैंसिल हो गया, तो इस स्फेरिकल सरफेस से फ्लक्स q by epsilon कांस्टेंट आ गया, r पे इंडिपेंडेंट आ गया है। तो वो तभी होता है जब छोटे से पार्टिकल एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² पे डिपेंड करे, तभी वैलिड है। और हमको पता है कि अपनी इस दुनिया में है ना, अपनी इस प्रकृति में चार्जेस की केस में छोटे से पॉइंट चार्ज एलिमेंट का इलेक्ट्रिक इन्वर्स कर्व का फॉलो करता है ना। तो ये अपनी दुनिया में छोटे से एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² मतलब इन्वर्स स्क्वायर लॉ पे डिपेंड करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। बताओ अगर छोटे से एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² पे डिपेंड करता तो क्या गॉस थ्योरम वैलिड होती क्या? No, sir. No, sir. अब बताओ क्या r² इससे कैंसिल होता क्या? नहीं होता, No, sir. तब गॉस थ्योरम वैलिड नहीं होती है ना। तो दैट टाइप गॉस थ्योरम तभी वैलिड है जब छोटे से एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्स स्क्वायर लॉ का फॉलो करे। अब स्मार्टली बताओ कि ग्रेविटी फील्ड के लिए गॉस थ्योरम वैलिड होगी या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तुम बताओ। Yes, sir. सही। तुम Yes. बताओ कि किसी छोटे से एलिमेंट के कारण जो ग्रेविटी फील्ड है वो भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ का फॉलो करता है, इसलिए ग्रेविटी फील्ड के लिए भी गॉस थ्योरम वैलिड है। उसमें क्यू इन की जगह एम इन आएगा, सही है ना। तो ग्रेविटेशन के लिए भी गॉस थ्योरम वैलिड है, उसमें क्यू इन की जगह एनक्लोज मास मतलब एम इन आ जाएगा। और एप्सिलॉन नॉट का काम कौन करता है, और 10 बार बताया था कि के का काम उधर जी करता है ना, मतलब के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का काम जी करता है, तो एप्सिलॉन नॉट का काम कौन करेगा बताओ? 1/4 पाई जी। तो गॉस थ्योरम ग्रेविटी फील्ड के लिए भी वैलिड है। तो देखो बहुत मामूली सी चीज है जो अपने टेक्स्ट बुक में दी होती है, लेकिन अपने जे एडवांस में एक मल्टीपल चॉइस में पूछा गया था। तो उसमें एक ऑप्शन ये था कि अगर छोटे से एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r⁵ पे डिपेंड करता तो गॉस थ्योरम वैलिड होता है या नहीं? नो। No, sir. तो ये मैंने अभी बता दिया, चिंता मत करना। तुमको जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे जो फोटो शेयर करता हूँ उसमें मैं प्रॉपर इसको लिख करके भी दूंगा, ठीक है ना। तो एनीवे हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो 10 ये तो बड़ी बड़ी बातें होता थी, बाकी 10 बातों की एक ही बात पड़ी कि किसी भी क्लोज सरफेस है, किसी बंद डब्बे से निकलने वाला रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तुम खुद बताओ कि इसमें एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है ना, तो इससे हम बोल सकते हैं कि सबसे मेन चीज इससे हम बोल सकते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करता है बताओ? क्यू इन पे डिपेंड करता है। तो ऐसे याद रखना कि किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो नेट फ्लक्स है उसके अंदर क्या छुपा होता है? क्यू इन छुपा होता है। जब भी क्यू इन मैक्सिमम होगा तो फ्लक्स भी मैक्सिमम होगा। तो कभी भी हमको बंद सरफेस से नेट फ्लक्स पूछा हो तो समझ जाना कि इनडायरेक्टली क्यू इन पूछा है, या बंद डब्बे से नेट फ्लक्स दे रखा है, समझ जाना इनडायरेक्टली क्यू इन दे रखा है। तो मैं बोलूंगा क्लोज सरफेस से निकलने वाला नेट फ्लक्स, लेकिन तुमको सुनाई क्या देना चाहिए? क्यू इन। सुनाई देना चाहिए, दैट्स ऑल, है ना। जैसा ग्राफ क्यू इन का होगा वैसा ही नेट फ्लक्स का होगा। तो उसके एक दो एग्जांपल हमने किए थे। चलो इसका एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, है ना। एक्चुअली वो बोर्ड नहीं है, टैब है, तो बताना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी तुम कर सकते हो, है ना। तो इसका एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो देखो इस बार हमको दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर रेडियस का कोई इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस है। बताया था ना, ये सरफेस कोई मेटल या कपड़े का होना जरूरी नहीं है, इमेजिनरी है ना। तो हमको दे रखा है कि कोई सॉरी हमको दे रखा है कि कोई इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। समझते हैं कि रेडियस 10 सेंटीमीटर तो ऑब्वियसली डायमीटर 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब देखो इधर हमको दे रखा है कि 25 सेंटीमीटर लेंथ की कोई यूनिफॉर्म रॉड है ना। 25 सेंटीमीटर लेंथ की कोई यूनिफॉर्म रॉड है जो बिल्कुल यूनिफॉर्मली चार्ज है, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। कोई कुछ बोल रहा था क्या? नहीं बोला। No, sir. ठीक है प्लीज। तो हमको दे रखा है कि इधर कोई स्फेरिकल सरफेस है और इसके इधर 25 सेंटीमीटर लेंथ की कोई यूनिफॉर्मली
चार्ज रॉड है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा मान लेते हैं, ठीक है। अभी ये रॉड स्फेरिकल सरफेस के बाहर है ना, अभी तो रॉड स्फेरिकल सरफेस के बाहर है, लेकिन अब ऐसा करते हैं कि इस रॉड को बिल्कुल v की कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की ओर मूव कराते हैं। बस हमको पूछा है कि इस रॉड को v की कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की ओर मूव कराएं, तो इस क्लोज स्फेरिकल सरफेस से निकलने वाला जो नेट फ्लक्स है वो टाइम के साथ किस तरह से चेंज करेगा उसका रफली ग्राफ बनाना है। हिम्मत करके स्टार्ट करते हैं ना यार। हेलो, यस सर। Yes, sir. स्फेरिकल सरफेस तो फिक्स है, लेकिन रॉड को v की कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। वन स्फेरिकल सरफेस से निकलने वाला नेट फ्लक्स टाइम t के साथ किस टाइप चेंज करेगा, इसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले स्मार्ट पर्सन हो तो उसकी शक्ल है ना, कोई स्मार्ट पर्सन हो तो शक्ल देखते ही बता देगा कि हमको नेट फ्लक्स का ग्राफ बनाना है, मतलब इनडायरेक्टली किसका ग्राफ बनाना है, क्यूएन। वेरी नाइस, है ना। तो बस मैंने चमका कर बताया, सॉरी मैंने बिल्कुल चमका कर बताया था कि गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला रिजल्टेंट फ्लक्स q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमको पता है कि क्लोज सरफेस से निकलने वाला रिजल्टेंट फ्लक्स सिंपली q इन पे ही डिपेंड करता है। तुरंत समझ गए कि डराने के लिए नेट फ्लक्स का ग्राफ पूछा है, मतलब इनडायरेक्टली q इन का ग्राफ पूछा है। तो चलो कर सकते हैं, ठीक है। तो तुम बताओ कि शुरू में तो रॉड पूरी पूरी स्फीयर के बाहर है ना, तुम बताओ सर कि शुरू में तो चार रॉड ये ग्राफ में ऐसे बना सकते हैं, सही है ना। हेलो, यस सर। यस सर ऐसे बना सकते हैं। मैं बोल देता हूँ कि जब रॉड पूरी पूरी बाहर है तब तो स्फीयर के अंदर प्रेजेंट चार्ज क्यू इन 0, तो इस क्लोज सरफेस से निकलने वाला नेट फ्लक्स भी 0 होगा। अब चलो, अब मान लेते हैं कि रॉड थोड़ी सी सरफेस में एंटर कर रही है ना। चित्र में नहीं बता पाऊंगा पूरा, लेकिन समझ गए ना कि अब मान लेते हैं कि जो रॉड है वो थोड़ी सी सरफेस में एंटर कर रही है। तो बताओ ये रॉड थोड़ी सी स्फेरिकल सरफेस के अंदर एंटर कर जाएगी, तो इस सरफेस के अंदर थोड़ा सा चार्ज क्यू इन होगा, तो इससे फ्लक्स भी निकलेगा, सही है ना। अब चलो, ये रॉड v की कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करिए ना, तो तुम बताओ कि जैसे जैसे रॉड आगे जाएगी, है ना, तुम बताओ कि जैसे जैसे रॉड आगे जाएगी इस सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज क्यू इन बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, है ना। छोटा चित्र बना देता हूँ, आवाज आ रही है ना। यस सर। तो वो बोल सकते हैं कि बताओ v की कांस्टेंट स्पीड से ये रॉड स्फेरिकल सरफेस के अंदर एंटर करेगी ना, तो तुम बताओ कि जैसे जैसे रॉड अंदर एंटर करेगी वैसे वैसे क्यू इन बढ़ेगा तो इससे निकलने वाला फ्लक्स भी बढ़ेगा, है ना। और मेन चीज बताओ तुम, है ना, मेन चीज बताओ कि इस रॉड को हम कुछ भी करके कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम ना। तो इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं तो रॉड का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो टाइम के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। कि कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कराएं तो रॉड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ लीनियरली बढ़ेगा, तो क्यूएन भी लीनियरली बढ़ेगा, तो इसका बड़ा भाई नेट फ्लक्स भी लीनियरली बढ़ेगा। शक तो नहीं है कोई, नो सर ये बोल सकते हैं कि कांस्टेंट स्पीड से ले जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ लीनियरली बढ़ेगा, तो प्रोपोर्शनली क्यूएन भी लीनियरली बढ़ेगा, तो नेट फ्लक्स भी टाइम के साथ लीनियरली बढ़ेगा, तो नेट फ्लक्स भी टाइम के साथ लीनियरली बढ़ेगा, है ना। ये बनाया था, ठीक है। और बताए कब तक चलेगा, जब तक ये रॉड पूरी पूरी सरफेस के अंदर एंटर ना कर जाए। तो तुम बताओ कि बताए सरफेस का डायमीटर 10 से 20 सेंटीमीटर है, सही बोला ना। हेलो, यस सर तुमको पता है कि सरफेस का डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, तो बताओ जब तक रॉड 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो जाए, है ना, तब तक तो क्यू इन लीनियरली बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। और अब मान लेते हैं कि रॉड 20 सेंटीमीटर जितनी स्फेरिकल सरफेस के अंदर एंटर कर गई, सही है ना। तो इस टाइम में तो क्यू इन लीनियरली बढ़ेगा तो फ्लक्स भी लीनियरली बढ़ेगा, ठीक है। और देखो फाइनली फ्लक्स निकाल सकते हैं ना, बताओ जब रॉड 20 सेंटीमीटर जितनी अंदर एंटर कर गई तो बताओ अब इस सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज मैक्सिमम होगा तो फ्लक्स भी मैक्सिमम होगा। शक तो नहीं है, नो सर। बोल नो सकते हैं सर जब रॉड 20 सेंटीमीटर जितनी एंटर कर गई तो क्यू इन मैक्सिमम होगा, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स भी मैक्सिमम होगा। और कितना होगा, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बता लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा है, तो 20 सेंटीमीटर में चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू 20 बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक लिखा है ना। यस सर। यस तो सर जब 20 सेंटीमीटर एंटर कर जाएगी तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। लेकिन तुम बताओ कि इसकी डायमीटर तो 20 सेंटीमीटर
है, लेकिन रॉड की लेंथ तो 25 सेंटीमीटर है, तो बताओ अगले 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट तक फ्लक्स मैक्सिमम का मैक्सिमम ही रहेगा। सही है ना? यस सर। ये Yes, ध्यान sir. रखना प्लीज, आवाज नहीं। तो ये ध्यान रखना कि स्फीयर की डायमीटर, सॉरी, स्फीयर की डायमीटर तो 20 सेंटीमीटर, लेकिन रॉड की लेंथ 25 सेंट, आवाज आ रही है ना? कि इसकी डायमीटर 20 है, लेकिन रॉड की लेंथ तो 25 सेंटीमीटर है, तो अगले 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट तक फ्लक्स मैक्सिमम का मैक्सिमम ही रहेगा। ठीक लिखा है ना? यस सर। Yes, sir. बोल सकते हैं कि इसकी डायमीटर 20, लेकिन रॉड की लेंथ उससे भी जरा 25 सेंटीमीटर है, तो अगले 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट में क्यू इन मैक्सिमम का मैक्सिमम ही रहेगा, तो फ्लक्स भी मैक्सिमम का मैक्सिमम ही रहेगा। ठीक है? और बताओ, इसमें भी निकाल सकते हैं ना? इसमें टाइम कितना लगेगा? 5/v इतना लगेगा। और चलो अब मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि रॉड 5 सेंटीमीटर और डिस्प्लेस हो गई। अब रॉड और आगे बढ़ रही है, बताओ अब रॉड इस सरफेस से बाहर निकलेगी। सही है ना? सर और 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट के बाद अब ये रॉड सरफेस से बाहर निकलेगी, तो सरफेस से बाहर निकलेगी तो क्यू इन लीनियरली घटेगा, क्यू इन लीनियरली घटेगा तो प्रोपोर्शनली फ्लक्स भी लीनियरली घटेगा, और कुछ टाइम के बाद रॉड पूरी पूरी सरफेस से बाहर निकल जाएगी, तो फिर फ्लक्स परमानेंटली 0 का 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ बनेगा। सही है ना? ये फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। ग्राफ में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? No, sir. और ध्यान रखना कि इसमें जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो इसीलिए आया क्योंकि रॉड की लेंथ इसके डायमीटर से ज्यादा थी। बताओ इसकी डायमीटर भी 20 और रॉड की लेंथ भी 20 होती, तो क्या ये वाला पार्ट आता क्या? No, sir. तो बस लीनियरली बढ़ता और घटता, तब ये हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट नहीं आता, लेकिन अभी आएगा। हो जाएगा? चलो सबका टाइम इंटरवल भी देख सकते हैं, है ना? सबका टाइम इंटरवल, जैसे कि हमको इसका टाइम इंटरवल देखना है, तो तुम बताओ कि रॉड को स्फीयर के अंदर एंटर करने में डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करना है? 20, और स्पीड v, तो बताओ इसमें टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब 20/v। ठीक है ना? हेलो? Yes, Yes, sir. sir. इसके बाद अगले 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट तक फ्लक्स मैक्सिमम का मैक्सिमम ही रहेगा, तो इसमें टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्प्लेसमेंट 5 अपन स्पीड v। और फिर बताओ बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकलने में डिस्प्लेसमेंट 20 ट्रैवल करना पड़ेगा, तो बताओ बाहर निकलने में टाइम कितना लगेगा? डिस्प्लेसमेंट 20 अपन स्पीड v इतना लगेगा। ये ग्राफ हमने कंप्लीट बना दिया। सही है ना? हेलो? Yes, sir. बस शॉर्ट में जस्ट 1 मिनट में फटाफट समराइज कर रहा हूँ कि वो हमको दे रखा है कि इमेजिनरी स्फीयर है और जो रॉड है उसकी लेंथ तो इसके डायमीटर से भी ज्यादा है, v की कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं, टाइम के साथ साथ इससे निकलने वाला नेट फ्लक्स किस टाइप से चेंज करेगा उसका ग्राफ बनाना है। तो हमको पता है कि गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स q in by epsilon नॉट, नेट फ्लक्स q in पे डिपेंड करता है, तो बस नेट फ्लक्स का ग्राफ बनाना है, मतलब इनडायरेक्टली q in का ग्राफ। तो तुम बताओ कि शुरू में तो पूरी पूरी रॉड इस स्फेरिकल सरफेस के बाहर है, तो शुरू में तो स्फेरिकल सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज क्यू इन 0, तो फ्लक्स भी 0। लेकिन बताओ अब ये रॉड इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर एंटर करने लगेगी, बस तुम बताओ कि जैसे जैसे रॉड स्फेरिकल सरफेस के अंदर एंटर करेगी वैसे वैसे क्यू इन लीनियरली बढ़ेगा, क्यू इन लीनियरली बढ़ेगा तो प्रोपोर्शनली फ्लक्स भी लीनियरली बढ़ेगा। सही है ना? और बताओ 20 सेंटीमीटर तक ये रॉड एंटर करेगी, तब तक क्यू इन बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। और अब मान लेते हैं कि रॉड 20 सेंटीमीटर एंटर कर गई है, तो बताओ इसकी डायमीटर 20 है लेकिन रॉड की लेंथ 25 है, तो बताओ अगले 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट में क्यू इन मैक्सिमम का मैक्सिमम ही रहेगा, तो फ्लक्स भी मैक्सिमम का मैक्सिमम ही रहेगा। ठीक बोला ना? हेलो? सर। Yes, sir. उसके बाद बताओ, है ना, उसके बाद अब ये रॉड इस सरफेस से बाहर निकलने लगेगी तो क्यू इन लीनियरली घटेगा, तो फ्लक्स भी लीनियरली घटेगा, और जब पूरी पूरी रॉड सरफेस से बाहर आ जाएगी तो फिर फ्लक्स 0 का 0। इस टाइप से हमने ग्राफ बना लिया। हो जाएगा ना? Yes, sir. हेलो? Yes, sir. इस क्वेश्चन से पक्का सबक मिल गया कि वन सरफेस से नेट फ्लक्स मतलब इनडायरेक्टली क्यू इन, दैट्स ऑल। नोट कर लेना इसको। हेलो सर। ये कई बार ऐसा होता है कि रॉड फिक्स होती है और स्फेरिकल सरफेस को मूव कराते हैं, तब भी बताओ ग्राफ ऐसा ही आएगा ना? सर Yes, sir. ऐसा ही रहेगा। ठीक, हाँ कोई पूछ रहा था यार? हाँ सर, चार्ज पार्टिकल क्यों नहीं इलेक्ट्रिक लाइन को फॉलो करता है सर? यार दुखी करने का क्वेश्चन पूछ रहे हो यार। सर अभी ये तक मैंने क्लास डिफरेंस में नहीं कर बताया पाए। था ना। हाँ अभी तक डिफरेंस नहीं कर पाएगी क्यों नहीं फॉलो करता है चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक लाइन को। मैंने बताया था ना, प्लीज 1 मिनट, मैंने इसका आंसर बताया था। वैसे तो मैं बोल रहा हूँ कि इस टाइप के डाउट के लिए सैटरडे को डाउट क्लास इसीलिए रखी है
ताकि उस वीक के जितने भी डाउट बचे हैं वो वहां क्लियर कर देना। ठीक है, डाउट तभी आते हैं जब कुछ भी कंसंट्रेशन मिस होता है। तो वैसे तो बताऊंगा, लेकिन तुमने पूछ लिया है तो एक बार फटाफट सुन लेना। फिर मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि किसी भी फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज को छोड़ दें तो किसी एक फील्ड लाइन का फॉलो करेगा या नहीं, तो चमका कर बताया था कि किसी एक फील्ड लाइन का फॉलो करेगा या नहीं। बताओ किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है उस पर डिपेंड करता है। बताया था ना? हेलो, तो दोनों केस बताए थे। तो पहले केस में मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट और पैरेलल होंगी। तो इसमें अगर किसी टेस्ट चार्ज को रिलीज करें तो हर बार फोर्स उसी की उसी डायरेक्शन में लगेगा। तो इस बार तो चार्ज पार्टिकल सीधा जाएगा, मतलब किसी एक फील्ड लाइन का फॉलो करेगा। लेकिन दूसरे केस में मान लेते हैं कि इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज करी है और डायरेक्शन भी चेंज करी है। तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व्ड होंगी। तो अब किसी चार्ज को छोड़ेंगे तो ये किसी एक फील्ड लाइन का फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसका एक्सप्लेनेशन बताया था। जैसे मान लेते हैं कि किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ से छोड़ा है, तो तुम बताओ कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को छोड़ा है तो अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर है ना? हाँ सर। खुद बताओ कि अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर है, तो बताओ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, टेंजेंशियल ऐसा होगा। ठीक है ना? अभी इस फील्ड लाइन पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियली ऐसा होगा। तो इस टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिकल फोर्स भी टेंजेंशियली ऐसा लगेगा, फोर्स ऐसा लगेगा तो इसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। सही बोला ना? हाँ सर। सर टेंजेंशियल होगा या परपेंडिकुलर होगा सर? यार टेंजेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है, साक्षात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ओ ओके सर। इक्विपोटेंशियल सरफेस हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है ना? तो बस इस इंस्टेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड था टेंजेंशियल होगा तो फोर्स भी टेंजेंशियल, तो मूव भी टेंजेंशियल करेगा। तो अब चार्ज पार्टिकल किसी दूसरी फील्ड लाइन पे पहुंच जाएगा। अब बताओ यहाँ इसकी वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में, हाँ सर। लेकिन अब दूसरी फील्ड लाइन पे पहुंच गया तो यहाँ फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये बीच वाली किसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो पहले से दूसरे फील्ड लाइन, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी फील्ड लाइन, ऐसे कॉम्प्लिकेट मोशन होगा। इस बार किसी एक फील्ड लाइन का फॉलो नहीं करेगा। ठीक है ना? ओके सर। यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिखी थी और तुम सुन रहे हो इक्विपोटेंशियल सरफेस, पता नहीं किस ग्रह से आए हो तुम। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। इसको नोट कर लो जल्दी। क्वेश्चन में लिख देना, सॉरी मैं बोलना भूल गया, बहुत शॉर्ट में लिख देना। इसमें लिखना इफ द यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, क्वेश्चन में लिख देना इफ द यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड is moved, देखा ना, if the uniformly charged rod is moved with a constant velocity of v, देखा ना, if the uniformly charged rod is moved with a constant velocity of v, then draw the graph of net flux coming out of the closed surface with time. देखा ना, if the uniformly charged rod is moved with a constant velocity v, then draw the graph of net flux coming out of the closed spherical surface versus t. लिख दिया ना? Yes, sir. फटाफट नोट करो, 2 मिनट के लिए रुक रहा हूं। ध्यान रखना कि रेजोनेंस के मैनेजमेंट में ये सैटरडे को डाउट क्लास लगाइए तो उसका यूज करना है ना? जो डाउट है वो पूछ लेना। उस दिन तुम कितने भी गंदे डाउट पूछो, हम दुखी नहीं होंगे। सर आज डिस्कस आज थोड़ा सा करा देता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने दे रखे थे तो शायद एक दिन में, और कल 45 मिनट का 40 मिनट का रिकॉर्डेड वीडियो भी भेजा था। हो सकता है कुछ लोगों ने कंप्लीट नहीं किया। सर मंडे को करना।
मंडे को मैं सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा तब तुम कर सकते हो। यस सर। ये हो गया है? Yes, sir. चलो तुम सोच के बता 1 मिनट। इसी क्वेश्चन में इस रॉड को कांस्टेंट वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन से मूव कराते, तब क्या ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता क्या? No, sir. पैराबोलिक आता। नो सर, बिल्कुल सही बोला, पैराबोलिक आता। बताओ, कांस्टेंट वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन से मूव कराते तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर होता। तो फिर डिस्प्लेसमेंट ऐसे पैराबोलिकली चेंज करता तो ये q इन भी पैराबोलिकली, तो नेट फ्लक्स भी पैराबोलिकली, वो तुम खुद एडजस्ट कर सकते हो। ठीक, चलो अब आगे बढ़ जाता हूँ यार। हाँ आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक, तो देखो मैंने पहले ही, सॉरी, ये मैंने पहले ही तुमको बताया था कि एक्चुअली तो गॉस थ्योरम से हम किसी क्लोज सरफेस, आवाज आ रही है ना? Yes, sir. हाँ तो मैंने, सॉरी, ये तो मैंने पहले ही बताया था कि एक्चुअली तो गॉस थ्योरम से हम किसी क्लोज सरफेस या किसी बंद डब्बे से निकलने वाला फ्लक्स ही निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि गॉस थ्योरम के साथ अपना थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाए, तो फिर हम गॉस थ्योरम से कई बार खुली या ओपन सरफेस से भी गुजरने वाला फ्लक्स निकाल सकते हैं। आवाज आ रही है ना? तो ये ध्यान रखना कि एक्चुअली तो गॉस थ्योरम से बंद डब्बे से या क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकाल सकते हैं, लेकिन गॉस थ्योरम के साथ अपनी थोड़ी बुद्धि लगाएं या जुगाड़ लगाएं तो हम गॉस थ्योरम से किसी खुली सरफेस से भी फ्लक्स कई बार निकाल सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि गॉस थ्योरम से खुली सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स किस टाइप से निकालेंगे, वो देखते हैं। ठीक, तो उसके लिए कुछ कैसे ले रहा हूँ, बिल्कुल सोच समझ करके बताना। ठीक है, तो देखो इस बार हमको, सॉरी, इस बार हमको दे रखा है कि खुली हेमिस्फेरिकल सरफेस है, ध्यान सुना तो है ना, हमको दे रखा है कि इस बार कोई खुली हेमिस्फेरिकल सरफेस है, मतलब खुला हुआ कटोरा है। सही बोला ना? यस सर। Yes, sir. वो एक खुली हेमिस्फेरिकल सरफेस है, मतलब बिना ढक्कन का खुला हुआ कटोरा है। मतलब नीचे की जो कर्व सरफेस है वो तो है, लेकिन ऊपर से बिल्कुल खुला हुआ, ऊपर कोई सरफेस नहीं है ना। ये ध्यान रखना है, इस बार खुला हुआ कटोरा है, मतलब कोई खुली हेमिस्फेरिकल सरफेस है जिसमें नीचे वाली कर्व सरफेस तो है लेकिन ऊपर ढक्कन नहीं है, बिल्कुल खुला हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब इसके सेंटर पर हम प्लस क्यू का छोटा सा पॉइंट चार्ज रखते हैं, तो हमको पता है हमको पता है कि प्लस क्यू का जो पॉइंट चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चारों ओर दूर भगाने वाला होगा। और बताओ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस कर्व सरफेस को काटेगा ना? हेलो, Yes, sir. तो ये प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भगाने वाला होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस कर्व हेमिस्फेरिकल सरफेस को काटेगा, मतलब कर्व हेमिस्फेरिकल सरफेस से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकलेगा। तो हमको देखना है कि इस बार इस कर्व हेमिस्फेरिकल सरफेस से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना होगा, वो देखना है। तो चलो तुम अपनी फीलिंग से बताओ, इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा? q by epsilon naught, 2q by epsilon naught या q by 2 epsilon naught? Q/2 epsilon naught। बिल्कुल सही है, तो इसको एक बार कर लेते हैं। ये तो वही खुली हेमिस्फेरिकल सरफेस में तो खुला हुआ कटोरा है, इसके सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चारों ओर दूर भगाने वाला होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हेमिस्फेरिकल सरफेस को काटेगा, तो इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा वो देखना है। तो देखो, वैसे तो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो सॉरी ध्यान रखना कि वैसे तो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो बिल्कुल फीलिंग से बोल सकता है कि बताइए इस प्लस क्यू के कारण पूरी स्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स निकलता है? Q by epsilon naught. बिल्कुल सही। ये तो कोई स्मार्ट पर्सन तो फीलिंग से बोल सकता है कि प्लस क्यू के कारण कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स निकलता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस आधी स्फेरिकल सरफेस से ऑब्वियसली आधा फ्लक्स निकलेगा, मतलब क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स निकलेगा। ये कोई शक्ल देखते ही बता सकता है, ठीक है? लेकिन चलो एक बार मूर्खों टाइप से इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, है ना, एक बार बेवकूफ टाइप से इसको कर लेते हैं। तो तुम बताओ कि इस बार खुली सरफेस है ना, तुमको बताओ कि इस बार खुली हेमिस्फेरिकल सरफेस है, इससे गॉस थ्योरम नहीं लगा पा रहे हैं, तो तब गॉस थ्योरम के लिए हमको डब्बा बंद करना पड़ेगा। तो उसके लिए, है ना, उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि आधी स्फेरिकल सरफेस तो है ही, और आधी स्फेरिकल सरफेस अपनी मर्जी से लगा देते हैं। क्या डब्बा बंद करना है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं कि आधी स्फेरिकल सरफेस तो पहले से ही, और बची आधी स्फेरिकल सरफेस अपनी मर्जी से जबरदस्ती लगा देते हैं। तो तुम बताओ कि इस लोअर हाफ और अपर हाफ को कंबाइन करोगे तो एक कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस बन गई। सही बोला ना? यस वही, सर,
है ना, वही इस लोअर हाफ और अपर हाफ को कंबाइन करेंगे तो कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस हो गई, मतलब बंद डब्बा हो गया। तो अब तो गॉस थ्योरम लगा सकते हैं ना, या तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि इस कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस या इस पूरे बंद, है ना, बोल सकते हैं कि इस बंद डब्बे या इस कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा, Q by एप्सिलॉन नॉट इतना निकलेगा। अब तुम स्मार्टली बताओ ना, तुम स्मार्टली बताओ कि लकीली जो प्लस Q चार्ज है वो इस स्फीयर के सेंटर पर है। खुद बताओ कि लकीली जो प्लस Q चार्ज है वो सेंटर पर है, तो अपर हाफ और लोअर हाफ से बराबर डिस्टेंस पर है, तो इस बार अपर हाफ और लोअर हाफ दोनों सिमेट्रिकल होंगे। सही बोला ना? सर ये देखा कि लकीली प्लस Q स्फीयर के सेंटर पर है, तो बता इस बार अपर हाफ और प्लस Q चार्ज अपर हाफ और लोअर हाफ से बराबर डिस्टेंस पर है, तो इस बार अपर हाफ और लोअर हाफ सिमेट्रिकल होंगे, दोनों से आधा आधा फ्लक्स निकलेगा। तो तुम बताओ कि पूरी स्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है, Q by एप्सिलॉन नॉट। तो जो अपर हाफ उससे आधा फ्लक्स निकलेगा, मतलब Q by 2 एप्सिलॉन नॉट, और लोअर हाफ से भी आधा फ्लक्स निकलेगा Q by 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बस हमको तो लोअर हाफ से देखना है ना, तो लोअर हाफ से कितना फ्लक्स निकलेगा, Q by 2 एप्सिलॉन। अब इसका काम हो गया, तो इस कटोरे को फेंक दो, है ना, ये ध्यान रखना। तो बताए तो पूरी बेवकूफी की नहीं यार, सिंपल सी चीज को इतना खतरनाक टाइप से बोला। सही है ना, ये तो बेवकूफी की ध्यान रखना कि अब आगे बेवकूफी करने की जरूरत, आवाज आ रही है ना? हेलो, Yes, sir. ये सिंपल चीज को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया, तो ध्यान रखना कि अब आगे बेवकूफी नहीं करेंगे। अब तो आगे फीलिंग से आना, अब तो आगे बिल्कुल फीलिंग से आना चाहिए कि प्लस Q के कारण पूरी स्फेरिकल सरफेस से फ्लक्स निकलता है Q by एप्सिलॉन नॉट, तो आधी स्फेरिकल सरफेस से ऑब्वियसली आधा फ्लक्स निकलेगा, मतलब Q by 2 एप्सिलॉन नॉट। दैट्स ऑल, सारा एक्सप्लेनेशन अपने दिमाग में चल जाना चाहिए। चलो अब इसी को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, यहाँ भी अपने स्मार्टनेस से आंसर देना, है ना, इसको भी ध्यान से देखना। तो देखो इस बार भी हमको दे रखा है कि खुली हेमिस्फेरिकल सरफेस है, या अपने अनपढ़ों के शब्दों में बोले तो बिना ढक्कन का भीख मांगने का कटोरा है। देखना इस बार भी प्लस Q चार्ज है, लेकिन इस बार प्लस Q चार्ज को सेंटर पे नहीं रखा, है ना, प्लस Q चार्ज को उसी प्लेन में रखा है, लेकिन सेंटर से हट करके रखा है। चित्र में दिख रहा है ना? Yes, sir. ये तो Yes. प्लस Q चार्ज को हमने उसी प्लेन में तो रखा है, लेकिन सेंटर पे नहीं, सेंटर से थोड़ा हट करके रखा है। तो इस बार भी इस प्लस Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो इस हेमिस्फेरिकल कटोरे को काटेगा, तो इस बार भी इस कटोरे से फ्लक्स निकलेगा। स्मार्टली बताओ कि इस बार इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, बताओ। Q upon 2 जो epsilon फ्लक्स naught. मतलब Q by 2 एप्सिलॉन नॉट। Epsilon naught. आवाज नहीं प्लीज। तो इस हेमिस्फेरिकल कटोरे से कितना फ्लक्स निकलेगा, बताओ। Q by 2 एप्सिलॉन नॉट, उससे थोड़ा ज्यादा है, उससे थोड़ा कम, सेम उतना Same. सेम रहेगा सर। बिल्कुल सर सेम परफेक्ट और रहेगा। कॉन्फिडेंट ही बोला तुमने। इस बार भी बिल्कुल Q by 2 एप्सिलॉन उतना ही फ्लक्स निकलेगा। सही है ना? यस सर हेलो, तो यहाँ भी वही बोल सकते हैं कि कंप्लीट स्फीयर से Q by एप्सिलॉन नॉट, तो आधे स्फीयर से Q by 2 एप्सिलॉन बोल सकते हैं। लेकिन चलो इसको भी एक बार मूर्खों टाइप से सिस्टमेटिकली कर लेते हैं उसी तरीके से। तो तुम बताओ कि इस बार तुम बताओ कि इस बार आधा, क्या बोल रहा हूँ, तुम बताओ कि इस बार आधा स्फीयर में तो डब्बा बंद नहीं है, तो गॉस थ्योरम नहीं लगा पा रहे ना, तो गॉस थ्योरम के लिए डब्बा बंद करना है, तो उसके लिए वही स्किल यार कि आधा स्फेरिकल सरफेस तो पहले से है ही, और आधा स्फेरिकल सरफेस अपनी मर्जी से जबरदस्ती लगा देते हैं। तो तुम बताओ कि इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस हो गया ना, है ना? तुम बताओ इन दोनों कटोरों को कंबाइन किया तो एक कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस हो गया, मतलब बंद सरफेस हो गया। इसके लिए तो हम गॉस थ्योरम लगा सकते हैं, है तो ये तो हम बोल सकते हैं कि इस बंद सरफेस या इस कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स निकलेगा, वही Q by एप्सिलॉन नॉट बोल सकते हैं ना। ये दोनों कटोरों को कंबाइन कर दिया तो एक कंप्लीट स्फेरिकल बंद सरफेस हो गई। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस कंप्लीट स्फेरिकल बंद सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स Q by एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, अब चलो तुम बताओ कि इस बार चार्ट को भले हमने थोड़ा साइड में रखा है, लेकिन अभी भी चार्ट अपर हाफ और लोअर हाफ से बराबर डिस्टेंस पर है या अलग अलग डिस्टेंस पर है? बराबर तो तुम खुद बताओ कि इस बार इस प्लस Q चार्ज को भले ही सेंटर पे तो नहीं रखा, लेकिन इसी प्लेन में रखा है। तो बताओ इस बार भी ये प्लस Q चार्ज है ना, तो बताओ इस बार भी जो प्लस Q चार्ज है अपर हाफ और लोअर हाफ से बराबर डिस्टेंस पर है, तो इस बार भी अपर हाफ और लोअर हाफ बिल्कुल सिमेट्रिकल होंगे, बराबर डिस्टेंस पर है ना। तो इस बार भी अपर हाफ और लोअर हाफ सिमेट्रिकल होंगे, तो दोनों से बराबर बराबर फ्लक्स निकलेगा, मतलब आधा आधा निकलेगा। तो बताओ पूरे कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस से Q by एप्सिलॉन नॉट इतना फ्लक्स निकल रहा है, तो अपर हाफ से इसका आधा मतलब Q by 2 एप्सिलॉन नॉट,
और लोअर हाफ से भी आधा मतलब q बाय 2 उतना ही फ्लक्स निकलेगा। सही है ना? तो ये ध्यान Yes, रखना है, sir. इस बार भले साइड में लेकिन अपर हाफ और लोअर हाफ से बराबर डिस्टेंस पर है, बराबर आधा आधा फ्लक्स निकलेगा। पूरे स्फीयर से q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो लोअर हाफ से q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बिल्कुल सही बोला था। ठीक है, अब तुम्हारी बुद्धि चेक करता हूँ, इसको ध्यान से देखना। तो देखो इस बार भी हमको दे रखा है कि खुली हेमिस्फेरिकल सरफेस है ना, वो सेम है। इस बार मान लेते हैं खुली हेमिस्फेरिकल सरफेस है, मतलब बिना ढक्कन का कटोरा है, जिसपे नीचे तो कर्व सरफेस है लेकिन ऊपर से खुला हुआ है। सही है ना? इस बार भी प्लस क्यू चार्ज है, लेकिन इस बार प्लस क्यू चार्ज को सेंटर पे नहीं रखा, थोड़ा सा नीचे रख दिया है। दिख रहा है ना? Yes, इस sir. बार प्लस क्यू चार्ज को इस प्लेन में नहीं, थोड़ा सा नीचे रख दिया है। तो इस बार भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो इस कटोरे को काटेगा, मतलब हेमिस्फेरिकल सरफेस को काटेगा। तो इस बार हेमिस्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा वो देखना। बताओ, q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, q से बाय थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, या q थोड़ा बाय सा 2 ज्यादा, एप्सिलॉन से थोड़ा कम? ज्यादा से ज्यादा तो sir. ज्यादा, तो थोड़ा सही सा बोला। स्मार्ट पर्सन शक्ल देखते ही बोल सकता है कि इस बार फ्लक्स आधे से ज्यादा होगा। सही है, तो इसको कर लेते हैं। तो देखो वैसे कोई स्मार्ट पर्सन तो ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है कि इस बार प्लस क्यू चार्ज को इस प्लेन से भी थोड़ा नीचे ले गए। तो तुम खुद बताओ कि इस बार इस सरफेस से आधे से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही है। सही बोला ना? साफ साफ देखा है, इस बार इससे आधे से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही है, तो फ्लक्स भी आधे से ज्यादा होगा, मतलब q बाय 2 एप्सिलॉन से ज्यादा होगा। डायरेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन चलो इसको भी मूर्खों टाइप से थोड़ा सिस्टमेटिक कर लेते हैं। तो यहाँ भी वही धर्म संकट है यार, इस बार खुली सरफेस है ना, यहाँ भी वही चक्कर। इस बार खुला हुआ कटोरा है या खुली हेमिस्फेरिकल सरफेस है, इससे गॉस थ्योरम नहीं लगा पा रहे हैं। तो एक गॉस थ्योरम लगाने के लिए हम क्या करते हैं, आधी हेमिस्फेरिकल सरफेस तो पहले से ही है और बची आधी हेमिस्फेरिकल सरफेस अपनी मर्जी से लगा देते हैं। वही ना, इसको भी करने का वही तरीका। ये आधी स्फेरिकल सरफेस तो पहले से ही है और आधी स्फेरिकल सरफेस अपनी मर्जी जबरदस्ती लगा देते हैं। अब तुम बताओ कि इन दोनों कटरों को अगर कंबाइन करेंगे ना, इन दोनों कटरों को कंबाइन करेंगे तो एक कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस हो गई, है ना? इन दोनों हेमिस्फेरिकल सरफेस को कंबाइन करेंगे तो कंप्लीट वन स्फेरिकल सरफेस हो गई। इसके लिए तो गॉस थ्योरम लगा सकते हैं ना, बोल सकते हैं कि दोनों कंबाइन करेंगे तो कंप्लीट वन स्फेरिकल सरफेस हो गई। तो आप गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। तो बताओ गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस पूरी कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, q बाय, है ना, कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अपर हाफ और लोअर हाफ से कितना कितना फ्लक्स निकलेगा वो देखना है। तो बताओ इस बार जो चार्ज है, तुम बताओ इस बार क्या अपर हाफ और लोअर हाफ सिमेट्रिकल है क्या? नहीं है, तो साफ साफ बोल सकते हैं, प्लीज आवाज नहीं। तो साफ साफ बोल सकते हैं कि इस बार अपर हाफ और लोअर हाफ सिमेट्रिकल नहीं है। तो तुम बताओ कि चार्ज को थोड़ा नीचे रखा है ना, सॉरी, तुम बताओ कि चार्ज को थोड़ा सा नीचे रखा है, तो इस बार बताओ नीचे वाले पार्ट, क्या बोल रहा हूँ सॉरी, बाहर फिर डिस्टर्बेंस है। तो वही कि इस बार अपर हाफ और लोअर हाफ सिमेट्रिकल नहीं है। तुम बताओ कि चार्ज को थोड़ा नीचे रखा है, मतलब चार्ज लोअर हाफ के ज्यादा पास है, और लोअर हाफ के ज्यादा पास है मतलब लोअर हाफ से ज्यादा फ्लक्स निकलेगा, और अपर हाफ से दूर है मतलब अपर हाफ से कम फ्लक्स निकलेगा। सही बोला ना? Yes, sir. तो इस बार दोनों सिमेट्रिकल नहीं है, चार लोअर हाफ से ज्यादा पास है, इससे लोअर हाफ से ज्यादा फ्लक्स निकलेगा, मतलब आधे से ज्यादा निकलेगा, और अपर हाफ से आधे से कम। तो बस बोल सकते हैं कि इस बार चार लोअर हाफ के ज्यादा पास है, लोअर हाफ से ज्यादा फ्लक्स निकलेगा मतलब आधे से ज्यादा निकलेगा, मतलब q बाय 2 एप्सिलॉन से ज्यादा निकलेगा, और अपर हाफ से आधे से कम मतलब q बाय 2 एप्सिलॉन से कम निकलेगा। बस हमको लोअर हाफ से देखना है। तो इस बार लोअर हाफ से फ्लक्स कितना निकलेगा, आधे से ज्यादा, मतलब q बाय 2 एप्सिलॉन से ज्यादा, बस इतना ही बोल सकते हैं, है ना? एग्जैक्टली कितना होगा उसके लिए तो बहुत कॉम्प्लिकेट इंटीग्रेशन आएगा जो इस लेवल पे नहीं पूछा था। बस इतना ही बोल सकते हैं कि इस बार फ्लक्स आधे से ज्यादा। कोई शक तो नहीं है? No, sir. चलो अब अगला एग्जांपल ले रहा हूँ। इस बार भी वही खुली हेमिस्फेरिकल सरफेस है, मतलब इस बार भी खुली हेमिस्फेरिकल सरफेस है, मतलब बिना ढक्कन लगा हुआ कटोरा है। इस बार भी प्लस क्यू चार्ज है, लेकिन इस बार इस प्लस क्यू चार्ज को इस प्लेन के थोड़ा ऊपर रखा है। ठीक है, तुम बताओ कि इस बार भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो इस कटोरे की सरफेस को काटेगा। इस बार इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा बताओ, आधा, आधे से ज्यादा, या आधे से कम? आधा से आधे कम। से कम. बिल्कुल सही बोला, इस बार फ्लक्स आधे से कम होगा, है ना?
जीरो थोड़ी होगा यार। तो बहुत ऊपर चला गया तो इमेजिनरी सरफेस से भी ऊपर चला जाएगा ना, स्फीयर से। नहीं फिर भी बताओ ना यार, फिर भी बताओ, कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेंगे ना यार। सब स्फेरिकल सरफेस के बाहर ही हो गया तो एक मिनट यार, मैथमेटिकली थोड़ा फीलिंग से बताओ क्या करे तुम। ये कटोरार चार्ज कितना भी, ये इस मेथड को तो भूल जाओ, ये तो मेथड जस्ट मतलब एक्सप्लेन करने के लिए बताओ। बाकी चार्ज कितना भी दूर हो, कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे गुजरेंगी ना, Yes, sir. हाँ है ना। इंसानों के टाइप से सोचो कि Sir, कुछ tends to इलेक्ट्रिक zero. फील्ड लाइन तो इससे गुजरेंगी और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेंगी, मतलब कुछ तो फ्लक्स गुजरेगा ही। बस इतना बताओ कि फ्लक्स आधे से ज्यादा होगा, आधे से कम। आधे से कम। आधे से कम होगा। सही बोला, सही बोला। ठीक है, इसको एक बार कर लेते हैं। तो हमको दे रखा है कि खुला हुआ कटोरा है या खुली हेमिस्फेरिकल सरफेस है। इस बार प्लस क्यू चार्ज को सरफेस से थोड़ा सा ऊपर रख रहे हैं, तो इस बार भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस को काटेगी तो फ्लक्स गुजरेगा। और कोई बहुत ही स्मार्ट पर्सन हो, है ना, बहुत ही स्मार्ट पर्सन हो तो कंफर्म बोल सकता है कि इस बार आधे से कम फील्ड लाइन गुजरेंगी। दिख रहा है ना कि आधे से कम फील्ड लाइन इस कटोरे से गुजरेंगी, तो इस बार इस कटोरे से गुजरने वाला फ्लक्स आधे से कम होगा, मतलब Q/2F0 से कम होगा। ये लॉजिकली बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको भी मूर्खों टाइप से एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए वही कि बता इस बार, है ना, इस बार ही वही कि इस बार आधी हेमिस्फेरिकल सरफेस है, डब्बा बंद नहीं है, तो बस डब्बे को बंद करने के लिए क्या करते हैं, लोअर हाफ हेमिस्फेरिकल सरफेस तो है ही, बाकी आधी हेमिस्फेरिकल सरफेस अपनी मर्जी से जबरदस्ती लगा देते हैं, है ना। वही तरीका कि आधी है और आधी हेमिस्फेरिकल सरफेस अपनी मर्जी से जबरदस्ती लगा देते हैं। अब तुम बताओ इन दोनों सरफेस को कंबाइन करें क्या हो रहा है? ये तुम बताओ इन दोनों सरफेस को कंबाइन करें तो एक कंप्लीट बंद स्फेरिकल सरफेस हो गई। इसके लिए तो गॉस थ्योरम लगा सकते हैं ना। तो तुम बताओ कि इस कंप्लीट बंद स्फेरिकल सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स Q/ε0 होगा। अब हमको अपर हाफ और लोअर हाफ से निकालना है। तुम बताओ इस बार क्या अपर हाफ और लोअर हाफ सिमेट्रिकल है क्या? नो सर। No, sir. नहीं है। तो साफ साफ दिख रहा है कि इस बार जो चार्ज है वो लोअर हाफ से दूर है, इससे लोअर हाफ से कम फ्लक्स गुजरेगा और अपर हाफ के पास है, इससे अपर हाफ से ज्यादा फ्लक्स। हमको अपर हाफ से क्या मतलब, लोअर हाफ से ही मतलब है। तो तुम खुद बताओ कि इस बार अपर हाफ और लोअर हाफ सिमेट्रिकल नहीं है, तो बताओ इस बार जो है ना, इस बार जो चार्ज है वो लोअर हाफ से ज्यादा दूर है। दिख रहा है ना कि इस बार जो चार्ज है वो लोअर हाफ से ज्यादा दूर है, इससे लोअर हाफ से कम फ्लक्स निकलेगा, आधे से कम। तो लोअर हाफ से निकलने वाला फ्लक्स आधे से कम होगा, मतलब Q/2F0 से कम होगा। और अपर हाफ से Q/2F0 ज्यादा होगा, लेकिन उससे हमको मतलब है ही नहीं। बस अपना उत्तर आ गया कि इस बार इससे फ्लक्स आधे से कम, मतलब Q/2F0 से कम होगा। अगर ये चार्ज r डिस्टेंस से भी ज्यादा ऊपर रखें फिर हम ये वाला जुगाड़ नहीं लगा सकते। सही बोला ना? सर Yes, sir. अगर ये चार्ज इससे भी ज्यादा दूर हो तब जुगाड़ तो नहीं लगा सकते, लेकिन इंसानों के टाइप से सोच सकते हैं यार। कोई रोबोट थोड़ी, हम इंसान है ना, तो सोच सकते हैं कि अगर चार्ज इससे भी थोड़ा ऊपर हो तो फिर हम इंसानों के टाइप सोचेंगे। फिर डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यहाँ फ्लक्स आधे से कम है, चार्ज को और दूर रखें तो फ्लक्स आधे से और कम, ये लाइन और नीचे बना देंगे। सही बोला ना? Yes, sir. ये ध्यान रखना कि चार्ज अगर और ज्यादा ऊपर हो तो फिर ये मेथड काम नहीं करेगा, लेकिन अपना लॉजिक तो काम करेगा ना। तो ध्यान रखना ये जो चार्ज है वो इस हेमिस्फेरिकल सरफेस के बहुत ऊपर हो, तो बताओ इससे आधे से और कम फील्ड लाइन गुजरेंगी, तो अब जो फ्लक्स है वो आधे से और कम होगा। है ना? तो बस इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं, लास्ट बार बोल रहा हूँ प्लीज आवाज नहीं। फिर इससे हम बिल्कुल क्लियरली बोल सकते हैं कि कभी भी ऐसी खुली हेमिस्फेरिकल सरफेस हो और चार्ज इसी प्लेन में रखा हो सॉरी, खुली हेमिस्फेरिकल सरफेस खुला कटोरा हो और चार्ज इसी प्लेन में रखा हो तो फ्लक्स आधा, मतलब Q/2F0। थोड़ा नीचे रखा हो तो आधे से ज्यादा और ऊपर रखा हो तो आधे से कम, डायरेक्ट बोल सकते हैं। अब देखो, अब इससे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बोल सकते हैं, सुनना, इससे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बोल सकते हैं। ठीक, तो मैंने तुमको चमका कर बताया था कि बंद सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स तो है ना, सॉरी मैंने बिल्कुल चमका कर बताया था कि बंद सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स तो चार्ज की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है। सही है ना? ये चार्ज सरफेस के अंदर यहाँ रखा हो यहाँ रखा हो उतना ही होगा ना। हेलो, Yes, sir. सॉरी मैंने चमका कर बताया था कि बंद सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स तो इस अंदर वाले चार्ज की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन खुली सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स अंदर वाले चार्ज की पोजीशन पर डिपेंड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। सही स्टेटमेंट है ना?
Yes, sir. Yes, sir. ऐसे इसमें डिपेंड नहीं किया, लेकिन इसमें किया, तो याद रखना कि बंद सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स अंदर वाले चार्ज की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन खुली सरफेस से जो फ्लक्स है वो अंदर वाली चार्ज की पोजीशन पर डिपेंड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। हो जाएगा ना, ये कर लिया। चलो आगे बढ़ रहे हैं। ये नोट करने के लिए मैं वापस पीछे आऊंगा, लेकिन कम से कम इस टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। आगे बढ़ रहा हूँ। तो देखो कई बार क्या होता है कि वही कटोरे वाला यही क्वेश्चन होता है, लेकिन इसको डिस्टर्ब करने के लिए बाहर भी कोई चार्ज रखते हैं, तब नेट फ्लक्स कितना होगा वो पूछता है। ध्यान से देखना। तो देखो इस बार भी हमको दे रखा है कि खुली हेमिस्फेरिकल सरफेस है। एक बार सर मैं बताना भूल गया, एक चीज बताओ कि इसमें ऊपर भी ढक्कन लगा दे, है ना, कोई पर्सन ये भीख मांगने का कटोरा तो है, लेकिन उसके ऊपर अगर कोई ढक्कन लगा दे, तो बताओ इस केस में रिजल्टेंट फ्लक्स कितना आएगा? 0। तुम बताओ कि भीख मांगने का कटोरा तो पहले से ही था, लेकिन ऊपर अगर कोई ढक्कन लगा दे तो बंद सरफेस हो गया, खुद ही बंद हो गया। तो बताओ अब तो इसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, तो फ्लक्स भी 0 होगा, लेकिन खुला हो तो इतना होगा। इतना समझते हो तुम? हेलो, Yes, sir. चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये तो अब उसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, सोच समझ करके आंसर देना है। देखो इस बार भी हमको दे रखा है कि खुली हेमिस्फेरिकल सरफेस है, मतलब बिना ढक्कन का खुला कटोरा है, मतलब नीचे वाली कर्ड सरफेस तो है, लेकिन ऊपर से खुला हो, ऊपर कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं है। अब देखो इसके सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज तो रखा ही है, तो पहले भी रखा था। तो इसके सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज तो रखा ही है, लेकिन डिस्टर्ब करने के लिए उसी प्लेन में या उसी लाइन में एक प्लस क्यू नॉट का और एक एक्स्ट्रा चार्ज रख दिया है। तो हमको देखना है कि अब इस खुली हेमिस्फेरिकल सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन तुम फीलिंग से बताओ कि इस बार इस खुली हेमिस्फेरिकल सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा। Q/2F उससे थोड़ा ज्यादा है, उससे थोड़ा कम? ज्यादा। Sir, थोड़ा कम। नहीं, इसका आंसर आएगा कि इस बार भी थोड़ा कम। आंसर आएगा कि इस बार भी इससे निकलने वाला फ्लक्स Q/2F0 होगा। तो चलो एक बार इसको कर लेते हैं, एक बार इसको कर लेते हैं, ध्यान से। तो हमको दे रखा है कि खुला हुआ कटोरा है, खुला हुआ सरफेस, इसमें कर्व सरफेस है, लेकिन ऊपर से खुला हुआ है। सेंटर पर प्लस क्यू रखा है, और इसको डिस्टर्ब करने के लिए उसी लाइन में, उसी प्लेन में प्लस क्यू नॉट का बाहर भी चार्ज रख दिया है। बस अब इस प्लेन हेमिस्फेरिकल सरफेस से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना निकलेगा वो देखना है। फिर उसमें घबराएंगे नहीं, थोड़ा स्मार्टनेस दिखाएंगे। क्या करेंगे, इस प्लस क्यू के कारण अलग निकालेंगे, और बाहर जो चार्ज रखा है उसका कंट्रीब्यूशन अलग देखेंगे। सही बोला ना? स्मार्टनेस है, प्लस क्यू के कारण फ्लक्स अलग निकालेंगे, और जो बाहर जो चार्ज रखा है उसका इफेक्ट अलग देखेंगे। चलो पहले ओनली है ना, पहले ओनली प्लस क्यू के कारण से फ्लक्स देखते हैं क्या हो रहा है ना। पहले हम प्लस क्यू के कारण इस कटोरे से निकलने वाला फ्लक्स है। तो ये तो हम पहले ही देखे, हमको पता है कि प्लस क्यू के कारण, हमको पता है कि प्लस क्यू के कारण पूरे स्फेरिकल सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स Q/ε0, आधी स्फेरिकल सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स आधा Q/2ε0। वापस से रामायण सुनाने की जरूरत नहीं है ना, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं। और पहले प्लस क्यू के कारण देखते हैं, तो हमको पता है कि प्लस क्यू के कारण कंप्लीट स्फेयर से निकलने वाला फ्लक्स Q/ε0, तो आधी स्फेरिकल सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स का आधा Q/2ε0। प्लस क्यू के कारण से निकलने वाला फ्लक्स Q/2ε0 होगा। ये तो हमने देख लिया। अब इसको भूल जाते हैं, अब हम केवल बाहर वाला जो Q नॉट चार्ज है उसका कंट्रीब्यूशन देखते हैं। समझ गए ना? तो इसको भूल जाते हैं, बाहर वाला जो Q नॉट चार्ज है उसका कंट्रीब्यूशन देखते हैं। मतलब अब हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन नहीं, केवल इस प्लस Q नॉट की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते हैं। तो तुम एक मिनट तुम बताओ कि जो प्लस Q नॉट होगा इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाला होगा, और नहीं इस प्लस Q नॉट है उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दूर बनाने वाला होगा। लेकिन तुम इधर डिस्टर्ब नहीं है ना, प्लस Q नॉट के कारण और ओनली क्या डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो बोल रहा हूँ
प्लस क्यू के कारण प्लस क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और बाहर वाला जो प्लस क्यू नॉट चार्ज है उसका कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो जो प्लस क्यू नॉट है ओनली इसकी फील्ड लाइन देखते हैं तो प्लस ऑन प्लस क्यू नॉट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगाने वाला साफ साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइन जो जितनी सरफेस में एंटर कर रही है उतनी सरफेस से निकल रही है तो इसका कारण नेट कंट्रीब्यूशन ना होगा बिल्कुल जीरो। बताओ ये जो क्यू नॉट चार्ज है इसी की लाइन में रखा हुआ है तो एक भी इलेक्ट्रिक लाइन ऐसी हो ही नहीं सकती जो ओनली एंटर करे और ओनली निकले। कह सकते हैं ना? हेलो दोनों के कारण फ्लक्स अलग अलग पहले ओनली प्लस क्यू के कारण ओनली प्लस क्यू के कारण कंप्लीट स्फीयर से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट तो आधे स्फीयर से क्यू बाय 2 एप्सिलॉन अब इसको बोल जाते हैं ओनली प्लस क्यू नॉट का इफेक्ट तो 10 प्लस क्यू नॉट चार्ज इधर रखा है तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी होंगी साफ लग रहा है कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस सरफेस में एंटर करेंगे उतनी निकलेंगी तो इसके कारण नेट कंट्रीब्यूशन बिल्कुल जीरो होगा। तो बताओ कि प्लस क्यू के कारण फ्लक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और जो बाहर प्लस क्यू नॉट है उसके कारण फ्लक्स जीरो होता है इस बार इसके से निकलने वाला रिजल्टेंट फ्लक्स 10 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इतना ही होगा। कोई शक तो नहीं है? क्लोज थ्योरी है सर, हां ये क्लोज सरफेस थ्योरी है। क्लोज नहीं है लेकिन बेस को आधी स्फेरिकल सरफेस बोल सकते हैं, ठीक है ना? आप बोल रहे थे कि क्लोज में मैं समझ गया हम क्या पूछ रहे हो। कई लोग ये सोचते हैं मैंने अभी चमका कर बताया था कि एंटर करने और निकलने वाला फ्लक्स केवल वन सरफेस के लिए डिफाइंड है तो ध्यान रखना कि अगर प्लेन सरफेस होती तब तो डिफाइन नहीं है लेकिन ये स्फेरिकल है तो इसमें कई बार डिफाइन कर दिया जाता है। समझ गए ना? प्लेन सरफेस होता तब डिफाइन नहीं कर सकते थे लेकिन ये स्फेरिकल सरफेस है इसमें वो नॉर्मली बाहर निकलने वाले को पॉजिटिव और एंटर करने वाले को नेगेटिव बोल लेते हैं। यानी आगे बढ़ रहा हूं मैं। नेक्स्ट देखना इस बार सेम वही केस है खुला हुआ कटोरा है मतलब खुली हेमिस्फेरिकल सरफेस प्लस चार्ज सेंटर पर रखा है लेकिन इस बार बाहर जो प्लस चार्ज है वो उसी की लाइन में नहीं रखा थोड़ा ऊपर रखा है उसी की लाइन में नहीं थोड़ा ऊपर रखा है तो अब इस कटोरे से निकलने वाला रिजल्टेंट फ्लक्स कितना होगा बताओ? q by 2 एप्सिलॉन नॉट उससे ज्यादा है उससे कम? परफेक्ट बोला और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोला इस बार इससे निकलने वाला फ्लक्स q by 2 एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा होगा। तो इसको भी देख सकते हैं तो यहाँ भी वही तरीका प्लस क्यू के कारण फ्लक्स अलग देखेंगे और जो बाहरी चार्ज है उसका कंट्रीब्यूशन अलग देखेंगे। चलो पहले ओनली प्लस क्यू के कारण हमको पता है प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस को काटेगा ना और यहाँ तो ये तो हम बहुत पहले देख चुके हैं प्लस क्यू सेंटर पे रखा है ना प्लस क्यू के कारण क्या हो रहा है प्लस क्यू सेंटर पे रखा है तो प्लस क्यू के कारण पूरी स्फेरिकल सरफेस से फ्लक्स बाय एप्सिलॉन नॉट आधी स्फेरिकल सरफेस से फ्लक्स भी आधा होगा मतलब बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू के कारण फ्लक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सभी को पता है लेकिन अब इस बाहरी जो चार्ज प्लस क्यू नॉट उसका कंट्रीब्यूशन देखते हैं है ना? कोई क्या उसको बिल्कुल सॉरी और नहीं ऐसा करते हैं इसको बिल्कुल भूल जाते हैं। अब ओनली प्लस क्यू नॉट चार्ज उसको देखते हैं ओनली प्लस क्यू नॉट चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन देखते हैं। अरे तुम खुद बताओ कि जो बाहर प्लस क्यू नॉट खुद बताओ बाहर जो प्लस क्यू नॉट है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दूर बनाने वाला होगा सही बनाया ना? तुम खुद बताओ कि बाहर जो प्लस क्यू नॉट है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर बनाने वाला होगा तो बताओ इसीलिए इलेक्ट्रिक लाइन सरफेस में एंटर तो कर ही नहीं रही है। बताओ ऊपर कोई घन है क्या? ऊपर तो कोई सरफेस ही लगा हुआ है बोल सकते हैं प्लस क्यू नॉट की इलेक्ट्रिक लाइन सरफेस में एंटर तो कर ही नहीं रही है लेकिन निकल जरूरी है तो जो प्लस क्यू नॉट है उसका कारण जो फ्लक्स है वो निकलने वाला होगा निकलने वाला होगा तो पॉजिटिव होगा। सही बोला ना? फिर से बोल रहा हूँ दोनों का कंट्रीब्यूशन अलग अलग प्लस क्यू के कारण आधी स्फेरिकल सरफेस से फ्लक्स q by 2 एप्सिलॉन नॉट फिर बाहरी चार्ज प्लस क्यू नॉट का इफेक्ट तो रिजल्टेंट नहीं केवल इसकी फील्ड लाइन देखते हैं तो केवल इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर बनाने वाला होगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो सरफेस में एंटर तो कर ही नहीं रही है क्योंकि उस पर सरफेस है ही नहीं बनेगा नहीं एंटर कर ही नहीं रही है लेकिन जल जरूरी है तो इसके कारण नेट फ्लक्स से निकलने वाला होगा मतलब पॉजिटिव होगा। बताओ इस प्लस क्यू के कारण फ्लक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और बाहरी चार्ज नॉट उसके कारण फ्लक्स पॉजिटिव होगा। तो बताओ इस बार
इस कटोरे से निकलने वाला रिजल्टेंट फ्लक्स 2/2 से ज्यादा होगा, ये बोल सकते हैं। सही है? हेलो, ठीक है, ये वाली चीज बोल सकते हैं। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। सर इसमें फ्लक्स एंटर कर रहा है। यार प्रोसेस पे यही नहीं, मैं कितनी बार बोला खुला हुआ कटोरा है, खुला हुआ कटोरा है मतलब नीचे तो फर्स्ट सरफेस है, लेकिन ऊपर सरफेस ही नहीं, एंटर कैसे करेगी? पहले वाले एंटर कर रहा था क्या? इसमें यस सर। इसके अंदर क्या करेगा ये? इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसी होंगी, वो इधर से एंटर करेंगी और इधर से निकलेंगी भी। सही है ना? यस सर। चार्ज अगर उसी लाइन में हो तो बाहरी चार्ज का नेट कंट्रीब्यूशन 0, लेकिन इस लाइन के ऊपर हो तो फिर ऊपर ढकने नहीं, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर तो नहीं करेंगे, लेकिन निकलने की जरूर, तो अब इसका नेट कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, तो नेट फ्लक्स आधे से ज्यादा होगा। हो जाएगा? चलो अब अगला केस ले रहा हूँ, इसको भी उतना ही स्मार्ट कर बताना। इस बार बहुत ध्यान से करना है, इतना क्लियर होते हो फिर भी मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कोई। देख लेना, इस बार भी वही हेमिस्फेरिकल सरफेस है, होता बिना ढक्कन का ऐसा खुला हुआ कटोरा है। इस बार भी सेंटर पर प्लस चार्ज तो रखा ही है, लेकिन इस बार डिस्टर्ब करने के लिए जो बाहरी चार्ज है उसको लाइन पर नीचे रखा है। अब इस कटोरे से निकलने वाला रिजल्टेंट फ्लक्स कितना होगा? 2/2 होगा, उससे थोड़ा सा कम होगा। इसको भी एक बार देख लेते हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं। वही बार भी हमने देखा है कि मतलब बिना ढक्कन का कटोरा है, सेंटर पर प्लस रखा ही है, और जो बाहरी चार्ज प्लस थोड़ा सा नीचे रख दिया हमने। अब देखते हैं हेमिस्फेरिकल सरफेस से रिजल्ट फ्लक्स का निकालना है, वो एक तरीका। इस फ्लक्स क्यू के कारण फ्लक्स अलग देखेंगे और इस फ्लक्स क्यू का इफेक्ट अलग देखेंगे। चलो पहले हम ओनली प्लस क्यू के कारण देखते हैं, हमको पता है कि होता प्लस क्यू। पहले हम प्लस क्यू के कारण देखते हैं, तो हमको पता है कि जो प्लस क्यू उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बदल करने वाला होगा, जिसको काटेगा, है ना? इसके कारण फ्लक्स हम 10 बार निकाल चुके हैं, हमको अच्छे पता है कि प्लस क्यू बिल्कुल सेंटर पे रखा है ना, इसके कारण कंप्लीट स्फीयर से निकलने वाला फ्लक्स 1/ε0, तो हेमिस्फेरिकल सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स 1/2ε0 प्लस क्यू के कारण फ्लक्स 1/2ε0 इतना ही होगा। अब ये जो बाहरी चार्ज प्लस क्यू नॉट का इफेक्ट देखते हैं, सही है ना? तो अब ऐसा करते हैं कि प्लस क्यू को तो बिल्कुल भूल जाते हैं, ठीक है ना? तो ऐसा करते हैं कि प्लस क्यू को तो बिल्कुल भूल जाते हैं, अब हम केवल जो बाहरी चार्ज प्लस नोट से उसका इफेक्ट देखते हैं, तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखते हैं। जो बाहरी चार्ज प्लस क्यू नॉट है, ध्यान से देखना, जो बाहरी चार्ज प्लस क्यू नॉट है उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाला होगा। सही है ना? हेलो यस सर। बाहरी चार्ज प्लस क्यू नॉट होगा, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाला होगा। तो बताओ कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस में एंटर कर रही है, लेकिन निकल नहीं रही है। बताओ पर कोई सरफेस है क्या? नहीं, बताओ इस बार जो बाहरी चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस में एंटर कर रही है, लेकिन निकल नहीं रही है, क्योंकि ऊपर खाली है। बस तो देखते हैं, जो बाहरी चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस में एंटर तो कर रही है, लेकिन निकल नहीं रही है, तो इस बार जो बाहरी चार्ज है उसके कारण जो फ्लक्स एंटर करने वाला होगा, और एंटर करने वाले फ्लक्स को नेगेटिव लेते हैं। बस अब आराम से बताओ, तुम कॉन्फिडेंटली बताओ, क्यों प्लस क्यू के कारण फ्लक्स q/2ε0, और जो बाहरी चार्ज है उसका कारण कुछ नेगेटिव फ्लक्स होगा, तो अब इससे निकलने वाला रिजल्टेंट फ्लक्स 1/2ε0 से कम होगा। सही बोला ना? हेलो यस सर। चार्ज भी चाहिए। हाँ चार्जिंग सिग्नल ना। हाँ ये तो बोल सकते हैं। एक चीज समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। कौन सा? सर ये कटोरा जब खुला है तो फिर इसमें एंटर करना चाहिए ना सेकंड वाले में। इससे सेकंड में यस सर। क्या ड्यूटी करने की चीज जो मैंने टच नहीं करेगा। ड्यूटी करने की मैंने अभी बताया कि हमको दे रखा है कि खुला हुआ कटोरा है, जिसमें नीचे तो सरफेस है, लेकिन ऊपर है ही नहीं, ठीक है? ऊपर सरफेस है ही नहीं। प्लस क्यू के कारण लोग फ्लक्स देख चुके हैं 1/2ε0, बाहरी चार्ज प्लस क्यू नॉट के कारण। तो अब हम केवल इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी? सही लग रहा है ना?
यस यस सर। बाहरी चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन ये होगी, इस सरफेस पे एंटर कर रही है क्या? नहीं 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 कर रही। ऊपर तो खुला हुआ, ऊपर सरफेस है ही नहीं, धक्का नहीं एंटर तो कर ही नहीं रही है, लेकिन जैसे सरफेस से वहां से निकल जरूर रही है, तो इसके कारण नेट फ्लक्स निकलने वाला होगा। सही सही बोला ना? यस यस सर। क्या चार्ज फिक्स है ना, चार्ज का पोजीशन नहीं, चार्ज फिक्स है, कर लोगे ना? यस सर। इसमें इसके कारण तो q by 2 एप्सिलॉन, तो इसके कारण फ्लक्स निकलने वाला पॉजिटिव, तो नेट by 2 एप्सिलॉन से ज्यादा। थर्ड केस में ये था, चार्ज होना चाहिए, बस यही है ना सर। थर्ड केस में देखना, थर्ड केस में इस एडिशनल चार्ज को थोड़ा नीचे रख दिया था, तो इस प्लस q के कारण तो q by 2 एप्सिलॉन होती है। अब बाहरी चार्ज के कारण देखते हैं, तो मतलब तो बाहरी चार्ज है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर भगाने वाला होगा। तो तुम बताओ, इस बार बाहरी चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस में एंटर कर रही है, सही बोला ना? यस यस सर। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस में एंटर तो कर रही है, लेकिन निकल नहीं रही है, क्योंकि ऊपर कोई ढक्कन है ही नहीं। बस इस बाहरी चार्ज है, उसके कारण नेट फ्लक्स एंटर करने वाला होगा, और एंटर करने वाले फ्लक्स को नेगेटिव लेते हैं, तो q by कारण q by 2 एप्सिलॉन नॉट, और बाहरी चार्ज के कारण कुछ फ्लक्स एंटर करने वाला हो तो नेगेटिव, बस बाय इसका रिजल्टेंट फ्लक्स q by 2 एप्सिलॉन प्लस कोई नेगेटिव, मतलब q by 2 एप्सिलॉन से कम। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? बस अब इससे हम सोल्यूशन निकाल देते हैं ढंग से, सुना है ना? इससे हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। मैंने तुमको चमका कर बताया था कि कभी भी कोई बंद सरफेस, चलिए चमका कर बताया था कि कभी भी कोई बंद सरफेस बन ना हो, तब उससे निकलने वाला फ्लक्स बाहरी चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन अगर कोई सरफेस हो तो फिर उससे गुजरने वाला फ्लक्स बाहरी चार्ज पर डिपेंड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। सही सही शब्द बोला ना? यस सर। आगे ध्यान रखना है चीज, अच्छे ध्यान रखना कि कभी कोई बंद सरफेस हो, क्लोज सरफेस हो, कभी कोई बंद सरफेस है, क्लोज सरफेस हो, तो उससे तो निकलने वाला फ्लक्स बाहरी चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन अगर कोई सही सरफेस हो तो उससे निकलने वाला फ्लक्स बाहरी चार्ज पर डिपेंड कर भी सकता हो, नहीं भी कर सकता है। बताओ, अगर बाहरी चार्ज से सिमेट्रिकल पॉइंट पर रखा हो, तब तो फ्लक्स बाहरी चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा। सही बोला ना? यस सर। बाहरी चार्ज अगर उसी के प्लेन में रखा हो, सिमेट्रिकल रखा हो, तब तो फ्लक्स बाहरी चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन ऊपर या नीचे अनसिमेट्रिकल रखा हो तो फ्लक्स बाहरी चार्ज पर डिपेंड करेगा। हो जाएगा ना? यस सर। चलो इसी पे बेस्ड एक्सएक्सर का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, मैं नोट करने के लिए पीछे आऊंगा, लास्ट एक बार देख लेना। इसी बेस्ड शर्मा की बुक में एग्जांपल दे रखा हो, देखना शायद उसका प्रश्न शीट में भी हो सकता है। इस बार थोड़ा ध्यान से सुनना है, बोलता हूँ डब्बा खुला हुआ है, फिर भी डब्बे को बंद कर देते हो तुम लोग। है ना? सुंदर चित्र तो नहीं बन रहा है, ध्यान से देखना। देखो, आप आवाज आ रही है? हेलो? यस सर। इस बार हमको दे रखा है कि कोई खुली हुई सिलेंड्रिकल सरफेस है, ध्यान से देखना। इस बार खुली सिलेंड्रिकल सरफेस है, मतलब इस पर कर्व पार्ट भी है, नीचे का बॉटम भी है, लेकिन ऊपर ढक्कन नहीं लगाया है। समझ गए ना? हेलो? बॉटम भी है, कर्व सरफेस भी है, लेकिन ऊपर से ढक्कन लगाया, तो इसी खुली सिलेंड्रिकल सरफेस है, और इसके सेंटर पर हमने प्लास्टिक चार्ज रख दिया है ना? सेंटर प्लास्टिक चार्ज रख दिया। बस अब सबसे पहले मुझे पूछा है कि इस बार इस खुली सिलेंड्रिकल सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, क्वांटिटी बताओ। आवाज नहीं, फिर से बोल रहा हूँ, आवाज नहीं। इस बार हमने दे रखा है कोई खुली सिलेंड्रिकल सरफेस है, मतलब नीचे बॉटम भी है ना, उसके अंदर कर्व सरफेस बस ऊपर का ढक्कन खुला हुआ है। समझ गए ना? हेलो? यस सर। खुली सिलेंड्रिकल सरफेस जिसमें नीचे का बॉटम सरफेस भी है, कर्व सरफेस भी बस ऊपर से खुला हुआ है, इसके सेंटर प्लस चार्ज रखा है। तो कुछ बताओ, प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है सिलेंड्रिकल सरफेस को काटेंगे ना, तो अभी सिलेंड्रिकल सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा? सॉरी, जो
उसके ऊपर ऐसा ही आधा खुला सिलेंडर होता, पूरे डिस्प्ले से फ्लक्स बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए सिलेंड्रिकल सरफेस से ऑब्वियसली आधी लाइन गुजरेंगे, इससे फ्लक्स q by 2 एप्सिलॉन होगा। अभी ऑब्वियसली खुली सिलेंड्रिकल सरफेस से फ्लक्स q by 2 एप्सिलॉन इतना निकल जाएगा। देखो अब क्या करते हैं, इसको डिस्टर्ब करने के लिए, इसको डिस्टर्ब करने के लिए बाहर कोई और प्लस कैपिटल Q का चार्ज है, अब उसको अलग-अलग पोजीशन पे रखते हैं। देखो पहली बार बाहरी चार्ज इधर रख रहे हैं, दूसरी बार बाहरी चार्ज इधर रख रहे हैं, और तीसरे केस में बाहरी चार्ज इधर रख रहे हैं। बस हमको पूछा है कि बाहरी चार्ज को किस पोजीशन पर रखें ताकि इससे गुजरने वाला फ्लक्स चेंज रहे। सही बोला, इससे गुजरने वाला फ्लक्स बिल्कुल अनचेंज उतना नहीं रहने के लिए ये जो बाहरी चार्ज है उसको सिमेट्रिक पॉइंट ए पर रखना होगा। अब इसके नेट कंट्रीब्यूशन होगा फ्लक्स उतना ही रहेगा। बाकी बताओ बाहरी चार्ज को बी पर रखें तो इससे फ्लक्स q by 2 एप्सिलॉन से बाहरी चार्ज को थोड़ा सी पोजीशन पर रखें तो फ्लक्स by 2 एप्सिलॉन से हो जाएगा। यस सर, ये सारा देख लिया, इसको नोट कर लीजिए सर। ये पेज नंबर 3 है, 3 मिनट के लिए रोक रहा हूँ, फटाफट नोट कर लेना। सर आपने जो बोला कि पोजीशन पे डिपेंड करेगा, ये आप लिखाएंगे सर ये पॉइंट्स? हाँ लिखवाऊंगा मैं, ऊपर सिस्टमैटिक लिखवाऊंगा। ओके सर। खुले सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स बाहरी चार्ज की पोजीशन पर डिपेंड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, तो नोट कर लेना। क्वेश्चन बस इतना लिख देना, सॉरी भूल गया, क्वेश्चन बस लिख देना। Find flux coming out of the open hemispherical surface। इतना कोई गाली नहीं पूछे कि ढक्कन लगा है नहीं लगा है, इससे तो लिख देना find electrical flux passing through the open hemispherical surface। लिखा ना, हेलो find electrical flux coming out of the open hemispherical surface। नोट करो जी। टाइम हो गया सर। और लीजिएगा सर। अगली क्लास पे कर लेंगे। अगली क्लास में सर ब्रेक दे दीजिए। दे दीजिए सर ब्रेक दे दीजिए। हेलो आवाज आ रही है? और लीजिएगा। यस सर। देखो यार टाइम खत्म हो गया, मुझे जस्ट एक एग्जाम कराना था, वो कराया तो उसके बाद स्क्रीनशॉट में भेज दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो उससे नोट कर लोगे। यस सर। मेरे पास स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, कई लोगों ने तो 7 ग्रुप नोट कर लिया होगा, ठीक है, तो एक बार स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। सर नहीं किया, नहीं किया मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा यार, इस पे कर लेंगे। चलो आज की थ्योरी का फर्स्ट पेज है, पर्सनली ले लेना, अदरवाइज मैं भेज तो दूंगा एक ग्रुप पे। ले लिया है? इससे पहले वाले वाली ये आज की थ्योरी का पहला पेज, ये आज की थ्योरी का दूसरा पेज। क्या हुआ? सर अगर मैं एग्जांपल के क्वेश्चन भी लेकर तुमको भेज दूंगा, लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ। हेलो ये लास्ट टॉपिक था क्या? नहीं है सर अभी कितने लेक्चर लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में? 7। अभी तो स्टार्ट हो रहा है। फिर नेक्स्ट वीक अपना कंप्लीट हो जाएगा। ओके सर। और 7 लेक्चर। हाँ
मतलब ग्रेविटेशन के लिए सीट है क्या? हाँ, लेकिन ग्रेविटेशन का लगभग 80% पार्ट हमने कवर कर दिया है। करेंगे ग्रेविटी का इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना मोटा सीट है? नहीं, बहुत छोटा। हाँ जी, इसी का मिल गया। ये मेरे पास पुरानी है पहले से। हाँ, आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। इसका लास्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। ये अपनी बोर्ड के टेक्स्ट बुक में भी दिया होता है और अपने जे एग्जाम के साथ साथ बोर्ड में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल अपने कॉमन सेंस से अपने स्मार्टनेस से आंसर देना। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो इस बार सॉरी स्मार्ट से आंसर देना। देखो इस बार हमको देखा है कि कोई स्क्वायर सरफेस है, आवाज आ रही है ना? इस बार हमने दे रखा है कि कोई स्क्वायर सरफेस है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई है। चित्र में दिख रहा है ना? हेलो, यस सर। फिर से बोला हूँ। इस बार हमने दे रखा है कि कोई प्लेन स्क्वायर सरफेस है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई है। इसकी लेंथ भी a और विड्थ भी a है। ठीक है, अब देखो, अब ऐसा करते हैं कि इसके सेंटर से ऐसा करते हैं कि इसके सेंटर से 8/2 हाइट पर हमने प्लस के ऊपर 0.4 रखा है। हमको अच्छे पता है ना? हमको अच्छे क्या हो रहा है, हमको अच्छे पता है कि ये प्लस के जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भगाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को काटेगा ना। हेलो हमको पता है प्लस के का इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भगाने वाला होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन सरफेस को काटेगा। तो हमको पूछा है कि प्लस के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस स्क्वायर सरफेस से टोटल कितना इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकलेगा वो देखना है। है ना? ऑप्शन दे रहा हूँ, जैसे ए ऑप्शन q by epsilon naught, बी ऑप्शन by 2 epsilon naught, सी ऑप्शन q by 6 epsilon naught। कौन सा आंसर होगा? इसके कारण प्लेन स्क्वायर सरफेस से कितना फ्लक्स करेगा? परफेक्ट बोला, बिल्कुल सही। इस बार आंसर होगा कि इसका फ्लक्स निकलेगा q by 6 epsilon naught। चलो एक बार इसको मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखना। तो दे रखा है कि ए साइड की कोई प्लेन स्क्वायर सरफेस है, सॉरी ए साइड की कोई प्लेन स्क्वायर सरफेस है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई है। अब देखो, अब इसके सेंटर से a/2 पर सॉरी सेंटर से a/2 हाइट पर प्लस के ऊपर 0.4 रखा है। तो हमको पता है कि 0.4 का दूर भगाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो स्क्वायर सरफेस को काटेगा। तो इस स्क्वायर सरफेस से स्क्वायर से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना गुजरेगा वो देखना है। तो तुमको बताओ कि एक प्लेन स्क्वायर सरफेस से डबल बन नहीं है, इस पे बॉक्स तरफ नहीं लगा सकते हैं। आवाज आ रही है ना? यस सर। तो ध्यान रखना, सॉरी आवाज नहीं, ध्यान रखना कि केवल एक स्क्वायर क्या हो रहा है। तो एक स्क्वायर सरफेस से डब्बा बननी है और बॉक्स तरफ नहीं लगा सकते। तो बॉक्स तरफ लगाने के लिए डब्बे को बंद करना पड़ेगा। सुने ना, प्लेन सरफेस डब्बा बननी है, इसमें बॉक्स तरफ नहीं लगा पा रहे हैं, तो बॉक्स तरफ के लिए डब्बा बंद करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके चार और इसकी 4 दीवारें लगा देते हैं। चित्र में दिख रहा है ना? बॉक्स तरफ के लिए डब्बा बंद करना पड़ेगा। के लिए क्या करते हैं कि ये स्क्वायर सरफेस को ही डब्बे को बंद करने के लिए एक तो इसके 4 दीवारें लगा देते हैं और ऊपर ढक्कन भी लगा देते हैं। बताओ, अब एक क्यूबिकल सरफेस क्लोज हो गई ना? सॉरी ध्यान रखना, एक स्क्वायर सरफेस को ही डब्बे को बंद करने के लिए इसके चार दीवारें लगा देते हैं और ऊपर ढक्कन भी लगा देते हैं। तो अब ये डब्बा बंद हो गया, मतलब अब ये क्यूबिकल सरफेस बिल्कुल क्लोज हो गई। अब बॉक्स तरफ लगा सकते हैं ना? अब आप बॉक्स तरफ लगा सकते हैं। तो बस हम कंफर्म बोल सकते हैं कि बॉक्स तरफ के अकॉर्डिंग बंद डब्बे ये क्लोज क्यूबिकल सरफेस से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना होगा? बाय एप्सिलॉन नॉट। बोल सकते हैं जब डब्बा बंद हो गया तो
गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस बंद डब्बे से इस क्लोज क्यूबिकल सरफेस से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स Q by एप्सिलॉन नॉट होगा। अब चलो तुम स्मार्टली बताओ, सॉरी स्मार्टली बताओ, बताइए जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी इस सरफेस से डिस्टेंस बाय 2 है, तो बताओ इस सरफेस से डिस्टेंस a by 2 होगी। तुम बताओ, सॉरी तुम बताओ कि प्लस क्यू की, सॉरी प्लस क्यू चार्ज की इस सरफेस से डिस्टेंस a by 2 है, तो इस सरफेस से डिस्टेंस a by 2 होगी, इसलिए भी a by 2 पे हर सरफेस से डिस्टेंस a by 2 होगी। वही बोला ना? यस सर। प्लस क्यू की इससे डिस्टेंस a by 2 से इसलिए भी a by 2 पे हर सरफेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a by 2 होगी। तो जो प्लस क्यू चार्ज है वो बिल्कुल बीच में है, हर सॉरी प्लस क्यू चार्ज बिल्कुल बीच में हर सरफेस से बराबर डिस्टेंस पर है, तो इसके लिए चार सरफेस बिल्कुल सिमेट्रिकल होगी। शक तो नहीं है ना? इलेक्ट्रिक डिस्टेंस a by 2 है, मतलब प्लस क्यू चार्ज इस क्यूब के सेंटर में हर सरफेस से बराबर डिस्टेंस पर है, तो हर सरफेस से बराबर डिस्टेंस के बाद सारी सरफेस सिमेट्रिकल होंगी, सबसे बराबर फ्लक्स निकलेगा। तुम बताओ, है ना? तुम बताओ कि पूरी क्लोज क्यूबिकल सरफेस या इन 6 सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स निकल रहा है? Q by एप्सिलॉन नॉट, और हर एक सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा? ध्यान रखना, हम क्या करते हैं कि एक सरफेस से बराबर नहीं, एक सरफेस से डब्बा बनी है, तो डब्बे को बंद करने के लिए इसका चार दीवारें लगा देते हैं, ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। अब क्यूबिकल सरफेस बंद हो गया, फिर बंद क्यूबिकल सरफेस से निकलने वाला नेट फ्लक्स बाय एप्सिलॉन नॉट। और सबसे अच्छी चीज ये इसकी चार्ज की लकीली से डिस्टेंस a by 2 है, तो उससे भी डिस्टेंस a by 2 होगी, इनफैक्ट सब सरफेस से डिस्टेंस a by 2 होगी। तो चार्ज जो पॉइंट चार्ज है वो हर सरफेस से बराबर डिस्टेंस पर है, इसलिए हर सरफेस सिमेट्रिकल होगा, सबसे बराबर फ्लक्स निकलेगा। बराबर फ्लक्स निकलेगा, इसलिए आप चौथी क्लास में पढ़ा हुआ यूनिट मेथड लगा सकते हैं। तो बताओ इस क्लोज क्यूबिकल सरफेस में 6 सरफेस होती है ना? तो तुम खुद बताओ पूरे बंद क्यूबिकल सरफेस में 6 सरफेस होती है ना? बस बताओ इस पूरे क्यूब से मतलब 6 सरफेस से टोटल फ्लक्स Q by एप्सिलॉन निकल रहा है, तो एक सरफेस से कितना निकलेगा? Q by 6 एप्सिलॉन। ये मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन कई लोगों ने लॉजिकली सोच किया होगा। देखो मैं मीटिंग कह रहा हूँ क्योंकि क्लास का टाइम भी हो गया है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बोल रहा हूँ, तो बोल रहा हूँ कि आज जो पढ़ा है उसमें है ना नोट करने के लिए मैं ये जो स्क्रीनशॉट है उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज में नहीं लिख पाया था, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख करके मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डालूंगा। नोट कर लोगे ना यार? और दूसरी एक और खतरनाक चीज यार, ठीक है? कोई और चीज की डिस्कशन के लिए मैंने शीट दी थी ना, तो शीट में जो टिक किए क्वेश्चन उसको कर लेना। और डीपी नंबर 10 हुई थी, तो डीपी नंबर 11 और 12 कर देना। मैं मंडे को मेनली डिस्कशन करूंगा पहले, ठीक है ना? और टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है? तो मैं भी मीटिंग एंड कर रहा हूँ, अगला क्लास का टाइम हो गया। सॉरी कल की क्लास के बारे में बताओ। कल सैटरडे को हर बार डाउट क्लास रहेगी, है ना? पूरे साल ये चलेगा। सैटरडे को डाउट क्लास रहेगी, उसमें कोई पढ़ाई डाउट हो पूरी साल ऑनलाइन रहेगा। हाँ पूरा साल चलेगा। सैटरडे को हर बार डाउट क्लास रहेगी हमारी। पीछे जो डाउट 11 का डाउट होगा ऑनलाइन ही, ये इसी टाइप से नहीं लगता क्या? ऑनलाइन डाउट क्लास रहेगा सैटरडे को। तुम्हारे पीछे के जो भी डाउट है वो सब पूछ सकते हैं, ये कोई एसेंशियल नहीं है, किसी का डाउट हो वो पूछ सकता है। सर आप कितना चाहते हैं? बोल रहा हूँ चैप्टर अब अगले वीक हो जाएगा, 6 या 7 लेक्चर उसमें हो जाएगा अगले मीटिंग एंड कर रहा हूँ। The recording has stopped.